बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू आईआर सीरीज़ के अंदर वेलकम। आज हम जो आईआर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी बेसिक एलिमेंट्स इन आईआर, या फिर आप इसे बेसिक्स ऑफ आईआर भी कहें और आप इसे बेसिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं आईआर के अंदर। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर के अंदर। ये आईआर की थ्योरीज भी समटाइम इन्हें कहा जाता है, लेकिन जब थ्योरीज हम नेक्स्ट में अलग से जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई जो थ्योरीज हैं आईआर की, जो जिसके ऊपर आईआर बेस कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स जिसकी अभी मैं बात करने लगा हूँ, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो बेसिक्स हैं कि जिसके ऊपर पूरे का पूरा आईआर जो है वो खड़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर इन एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए इंटरनेशनल रिलेशंस से, यानी फॉरेन पॉलिसी को निकाल दिया जाए, बैलेंस ऑफ पावर को निकाल दिया जाए, नेशन स्टेट को निकाल दिया जाए, किसी को भी यानी निकाल दिया जाए, तो आपको महसूस होगा कि आईआर जो है वो एक अनकंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आईआर जिसको डील कर रहा है वो यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि डील हो रही हैं आईआर के साथ। ठीक है, तो इसलिए इनको हम जो है वो आज एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इससे ये होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे थ्योरीज की तरफ तो हमें आसानी होगी, या मज़ीद हम जब आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स को डिटेल के साथ तो हमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में ये हैं क्या आईआर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जी फॉरेन पॉलिसी की। जो सबसे बेसिक एलिमेंट है आईआर का वो है जी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि खारजा पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी सबसे बेसिक क्यों है कि देखिए आईआर किसके ऊपर बेस करते हैं। आईआर बेस करते हैं दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऊपर। ऐसा ही है कि जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं, उनको हम कहते हैं जी वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो अब वो कौन सेट करेगा, किस तरह से उसके स्टैंडर्ड सेट होंगे, किसके साथ ताल्लुक रखना है, किसके साथ नहीं रखना, कैसे हम फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे। आज के इस दुनिया के अंदर, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को जो है, खासकर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, किस तरह से खुद को मैनेज करेंगे कोई भी मुल्क, तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। यानी कि एक पॉलिसी बनेगी जो पॉलिसी ये बताएगी कि हमें किसके साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रखने हैं, किसके साथ हमें रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं रखने, या हमें उसकी तरफ से जो है वो कुछ ख्याल करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए एक थ्रेट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से नुकसान हो सकता है, ये क्या चीज़ तय करेगी, फॉरेन पॉलिसी जो है यानी खारजा पॉलिसी जो है वो तय करेगी। अब देखिए कोई मुल्क भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसके पास मौजूद हो और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और ख़ुद को मैनेज कर रहा हो। उसको किसी ना किसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी का ही टाइम है। आज ग्लोबलाइज जो है वो दुनिया हो चुकी है, तो उसके लिए ताल्लुकात बनाए जाते हैं। अब ताल्लुकात कैसे बनाए जाएंगे, किन के साथ अच्छे होंगे, किन के साथ बुरे होंगे, और सुपर पावर्स के साथ कैसे ताल्लुकात, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ कैसे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी ही जो है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहले आईआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फॉरेन पॉलिसी ही है कि दूसरे ममालिक, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो फॉरेन पॉलिसी हैं। अब फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कुछ मकासद होते हैं कि किन मकासद के तहत फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सोवरेनिटी है कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको वो फॉरेन पॉलिसी बनानी है जिसमें आपको अपनी जो हाकमियत है, अपने मुल्क की जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर आप किसी भी किस्म का कोई भी डील नहीं करेंगे। यानी आपकी सोवरेनिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हम कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसी जो ट्रीटी है वो साइन नहीं करेंगे, किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं जाएंगे जिससे पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट हो। अब सोवरेनिटी इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल भी होगी। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो इंटरनल सोवरेनिटी यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल एक जगह से कंट्रोल हो रहा हो। अब जैसे आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको शायद वहां पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दिखाई ना दे कि भाई आप किससे बात करें, तालिबान से बात करें या फिर वहां की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उससे बात करें। ये एक प्रॉब्लम है। तो इंटरनल सोवरेनिटी वहां पे एक चैलेंज है। इसी तरह से एक्सटर्नल सोवरेनिटी कि आपकी जो नेशन है, आपका जो मुल्क है वो यूएन के पास रजिस्टर्ड है, उसकी बाउंड्रीज रजिस्टर्ड है। अब आप पे कोई दूसरा मुल्क भी एग्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहली बात इसकी प्रोटेक्शन है। दूसरा है रीजनल इंटीग्रिटी कि आपकी जो इलाकाई सालमियत है, आपके इलाके के अंदर, आप जिस रीजन के अंदर रहते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, जो आपकी सरहदें हैं जिन ममालिक के साथ मिलती हैं, वहाँ पे आप ख्याल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी इस बेस के ऊपर बनाते हैं कि वहाँ पे आप सेव रहें। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान को अगर अपने रीजन के अंदर थ्रेट है तो वो किससे है, इंडिया से है।
ऐसा ही है। अब अगर इंडिया से पाकिस्तान को थ्रेट है तो इसका मतलब पाकिस्तान सबसे पहले वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगा जो कि पाकिस्तान को इंडिया से सेव कर सके। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो सियासी तौर पे अपनी आज़ादी के ऊपर कोई भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाएगा कि उसकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसके अंदर इंटरफेरेंस ना होगा, कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक ड्रीम ही है कि वहाँ पे इदारे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। इसलिए इसका ख्याल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, यानी कि माशी तरक्की की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई मुल्क अगर किसी दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाएगा उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। एक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हम किसी के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की रिलेशंस की हिस्ट्री देखी जाए या फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो एक लिंक रहा वो यूएसए से रहा, अमेरिका से रहा। क्यों रहा? अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी इकोनॉमी को लेकर रहा, लेकिन एक सिक्योरिटी को लेकर रहा कि यार अगर हमें इस रीजन में सर्वाइव करना है, हमारे पास जो है वो लेटेस्ट जो है वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, हमारी आर्मी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें किसी पावरफुल मुल्क जो है उसका सहारा चाहिए ताकि हम उससे मदद ले सकें। तो हमने अमेरिका को जो है वो सहारा बनाया अपनी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो आज देखिए आज के टाइम पे हम चाइना के सबसे ज़्यादा करीब हैं। क्यों है करीब? अपनी इकोनॉमी को लेके कि यार आज शायद हम इतने जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं आर्म के अंदर कि आज हमें अमेरिका की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम चाइना की जो है हेल्प ले रहे हैं, जो कि नंबर 1 सुपर पावर है चाइना, इकोनॉमिक पावर है, इसलिए हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इसी तरह से नेशनल पावर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कौमी ताकत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप दूसरों के लिए दिखाते हैं। जैसे अगर बात की जाए यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी शायद नेशनल पावर के ऊपर ही बेस करती है, या रशिया की, कि भाई खुद को पावरफुल दिखाना, तो वही पॉलिसीज बनाता है यूएसए जिसमें वो खुद को जो है वो डोमिनेट कर सके दूसरों के ऊपर और दूसरे जो है उसके ज़रिए असर रह सके। इसी तरह से नेशनल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल रिस्पेक्ट या सोवरेनिटी आप इसको एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें नेशनल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे अपने मुल्क के लिए कि जो मुल्क आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा भाव दें। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माजी के अंदर यानी पास्ट के अंदर पाकिस्तान का अगर अमेरिका के साथ झुकाव रहा तो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग कंडीशन के अंदर रहा। जैसे कि अब गवर्नमेंट कहती है भाई हम जो है वो बराबरी की सतह पर बातचीत करेंगे, आप जो कहेंगे हम उसी तरह से आपके साथ चलेंगे। तो इसका मतलब ये जो अब बराबरी की बात की जा रही है, माजी में ऐसा नहीं था कि माजी में अगर अमेरिका ऊपर था तो हम शायद कहीं नीचे थे और वो जो हमें कहता तो हम नेशनल रिस्पेक्ट जो है यानी कौमी जो इज्जत है, कौमी वकार जो है उसको दाव पे लगाए रखा हमने। जैसे ड्रोन अटैक्स हुए या और बहुत सी चीज़ें हुई तो उससे हमें आइडिया होता है। तो इसलिए नेशनल रिस्पेक्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब बात करते हैं जी ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसे खुसूसियात भी कह लें फॉरेन पॉलिसी की। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी एक कंक्रीट पॉलिसी होती है, एक मजबूत एक पायदार किस्म की एक पॉलिसी है जो बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया या फॉरेन पॉलिसी तय कर दी और उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं चले। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगी, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल भी होती है, लेकिन एक कंक्रीट डॉक्यूमेंट होता है जिसको फॉलो किया जाता है या गवर्नमेंट जो आती है वो उसको फॉलो करती है। इसी तरह से एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी होती है कि टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। जब हम ये देखते हैं जैसे आज अगर हम बात करें तो यूएसए से हम देखते हैं कि यार हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि हमें लॉस बहुत ज़्यादा हुआ उनके साथ वॉर में शामिल होके, इसलिए आज हमने जो है वो शिफ्ट कर लिया चाइना की तरफ। इसका मतलब ये जो शिफ्ट हुआ, अब ये क्या फ्लेक्सिबल पॉलिसी थी तो शिफ्ट हुआ। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि यार कश्मीर इशू के ऊपर अगर सऊदी अरब ने जो है वो हमारी मदद नहीं की तो हमने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करके क्या किया जी, हमने तुर्की की तरफ कर दिया कि यार चलो हम दूसरे मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है वो इसलिए नहीं बनाई कि बस बना के तो हम उसे फ्रेम करके रख दें, इसलिए बनाई कि जो उसके मकासद हैं उनको हासिल किया जा सके। ठीक है, अब अगर बात करें कि फॉरेन पॉलिसी जो है मेथड्स उसके क्या होते हैं, किस तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, तो अब फॉरेन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी। अब मैं आपको फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को हम मजीद जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे चीज़ों की।
अब सबसे पहला है पॉलिटिकल मेथड, कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को अगर मनवाना है, आप उसको एग्जीक्यूट करवाना है दूसरे ममालिक के साथ, आपको अपने मुआहदे पूरे करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, तो आपको पॉलिटिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा सियासी तौर पे, यानी आपको डिप्लोमेसी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी और डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो आगे लेके जाना पड़ेगा। दूसरा मेथड है इकोनॉमिक मेथड, यानी कि माशी तौर पर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब देखिए जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं, जैसे बात फिर वहीं पर आ जाती है यूएसए की, कि आज तक यूएसए के साथ हमारा जो अलायंस रहा वो किस बेस के ऊपर रहा, वो इसी के ऊपर रहा कि हमने देखा कि वहां से हमें फायदा हो रहा है इकोनॉमिकली। या आज हम अगर चाइना के साथ खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, इसका मतलब हम इकोनॉमिकली जो है वो उनसे फायदा हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। अब इंप्लीमेंटेशन में कैसे हो सकता है कि यूएसए हमेशा हमें क्या करता, इमदाद देता, ठीक है। जब हमें वो इमदाद देता तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये सोचते कि यार अगर हम यूएसए से दूर होंगे तो हमें इमदाद मिलना बंद हो जाएगी, इसका मतलब हमें उसकी जो बातें हैं वो मानना पड़ेंगी। लेट्स सपोज वॉर एंड टेरर की बात करते हैं, तो हमने वॉर एंड टेरर के ऊपर उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि हमें इमदाद मिली, हमें फायदा हो रहा था। तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करवाया, इकोनॉमिक एड के थ्रू या इकोनॉमिक मेथड के थ्रू करवाया। इसी तरह साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, कि साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, कि आप पब्लिक में एक राय पैदा करते हैं, ठीक है जी, और पब्लिक जो है वो आपके साथ होती है और पब्लिक में के अंदर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है, या एक प्रोपेगेंडा के थ्रू एक चीज़ बताई जाती है कि यार फलां चीज़ या फलां मुल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल लेते हैं, यूएस एड की एग्जांपल आप लें। देखिए यूएस एड आपने देखा टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स चलते हैं, आपने कभी सोचा कि यूएस एड जो है वो एक्चुअली में यूएन का इदारा है, तो उसको एड चलाने की क्या ज़रूरत, कौन सा हम उससे पैसे दे रहे हैं कि उससे फ़ायदा होगा, या हम वहाँ पर जैसे प्राइवेट कंपनीज जो है वो कमर्शियल चलाती हैं अपने, तो उसको क्या फ़ायदा, क्यों वो चला रहा है अपने एड्स, एक क्वेश्चन है ना। तो उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, क्यों, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल मेथड के थ्रू जो है वो खुद को मनवाना चाहता है, वो आवाम को ये बताना चाहता है कि भाई अगर आप यूएन को बुरा समझते हो या यूएस को बुरा समझते हो तो हम बुरे नहीं, एक्चुअली में हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए हमने आपके लिए ब्रिज बना दिया या हमने आपके लिए ट्यूबवेल बना दिया आपके गाँव के अंदर, तो ये क्या हुआ, इससे आपको फायदा हुआ। इसका मतलब वो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू या एक तरीक़ाकार के थ्रू साइकोलॉजिकली जो है आवाम को जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं और आवाम ये समझे कि यार अमेरिका जो है वो तो बहुत अच्छा है यार, काफ़ी हमें उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक। तो ये मेथड यूज़ होते हैं। इसके अलावा आर्ड मेथड है कि जब एट द एंड कुछ ना बचे आपकी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, कि आप जो मनवाना चाहते हैं दूसरे मुल्क से वो ना मनवा सके, या आपको जहां पे थ्रेट हो आपके कंट्री को, तो आप क्या करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे अगर पाकिस्तान की सुवरेनिटी के ऊपर बात आती है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, तो क्या होगा एट द एंड, क्या होगा, वॉर होगी, सिंपल। यानी जंग के थ्रू जो है फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अपनी सोवरेनिटी को सेव करना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। इसी तरह से फिर क्या होता है, एट द एंड जंगें होती हैं, और ये जंगें होती हैं वो क्यों होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि उनके मफाद हैं इसके अंदर। यूएस जो जंगें कर रहा है उसके मफाद हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली क्या है जी, फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सबसे जो है वो बेसिक हैं, कि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इसके बिना एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकता, कोई लिंक बन ही नहीं सकता जब तक फॉरेन पॉलिसी ही नहीं होगी, जब तक आप ये तय ही नहीं करेंगे कि किस मुल्क के साथ किस तरह के रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आईआर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी नेशन स्टेट का, कि आईआर जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, एक कौमी रियासत के ऊपर जो है वो बेस करता है। कि कौमी रियासत क्या है, कि अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं, यानी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं या दूसरे के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुल्क के बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो मुल्क होगा ही नहीं तो कैसे बनेंगे, इसका मतलब नेशन स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फैसले कर सकें, ठीक है। अगर आप में कोई बड़ा नहीं, आप अपने फैसले नहीं कर सकते, तो आप कैसे जो है वो डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो नेशन है वो मौजूद है, उसकी एक हकीकत है, इसीलिए तो आपके साथ दूसरा कोई मुल्क एग्रीमेंट कर रहा है। आपके साथ एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज बात फिर वहीं पे आ जाती है, वो मुल्क, अब जैसे मिडिल ईस्ट की आप बात करते हैं, अब मिडिल ईस्ट में आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे आप शाम में देखिए, इराक के अंदर देखिए कि वहाँ पे आपको एक सोवरेनिटी नज़र नहीं आएगी, आपको एक नेशन स्टेट नज़र नहीं आएगी। जब नेशन स्टेट नज़र नहीं आएगी तो वहाँ पे किसके साथ एग्रीमेंट होगा, वहाँ पे दूसरा मुल्क है वो क्यों आके किसके साथ एग्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब नेशन स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें पूरी डिटेल से बात कर चुका हूँ, नेशन स्टेट के एवोल्यूशन के हवाले से, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर।
अब नेशन स्टेट जो है यानी कौमी रियासत के लिए कुछ खुसूसियात हैं। पहली क्या है, एक एरिया, यानी कि सबसे पहली शर्त क्या है कि कोई भी मुल्क तब होगा जब उसके पास एक एरिया होगा, ये शर्त है। दूसरा, उसके पास सुवरेनिटी होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी। सबसे पहली शर्त ये है, ये नहीं कि यहां पे गवर्नमेंट अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग, और बात करने वाले को समझ ही ना आए कि एक्चुअली में बात किसके साथ करनी है। ठीक है, इसलिए एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। दूसरा, एक्सटर्नल सुवरेनिटी, ऐसा नहीं कि भाई आपका यहां से मुल्क जो है किसी और ने कब्जा किया हुआ, यहां से किसी और ने, यहां से किसी और ने, और किसी भी टाइम पे आपको थ्रेट है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सुवरेनिटी नहीं एक्सटर्नल, तो आपके साथ कोई भी मुल्क बात नहीं करेगा और आप नेशन स्टेट कहलाएंगे नहीं। दूसरा, नेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कौमियत। हर मुल्क जो है वो किसी कौमियत के ऊपर बेस करता है। जैसे अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हम कहते हैं पाकिस्तान जो है वो कौमियत के ऊपर बेस नहीं करता भाई। अब करता है लेकिन फिर भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कौमें तो अलग अलग हैं, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है। तो हम किसके ऊपर बेस करते हैं जी? हम बेस करते हैं इस बात के ऊपर कि हम जो है वो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम जो है हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ये अलग अलग लोग हैं। अब जैसे यूके में जो है वो यूके के लोग रहते हैं, ठीक है। अब फ्रांस के अंदर जो है फ्रेंच लोग रहते हैं। तो इस तरह से वो नेशनलिज्म के ऊपर उनकी एक स्टेट जो है वो खड़ी हुई है और वहाँ पे एक परमानेंट आबादी भी है, परमानेंट पॉपुलेशन भी है कि वहाँ पे आबादी मौजूद है और नेशनल पावर जो है उनकी मौजूद है। इसका मतलब अब जब सोवरेनिटी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेशनल पावर भी होगी, नेशन एक प्रैक्टिस कर रही होगी और वहाँ पे एक गवर्नमेंट होगी जिसके थ्रू, उस गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो ताकत का मुजाहरा किया जा रहा होगा या अपनी ताकत दिखाई जा रही होगी। क्योंकि सिर्फ स्टेट यानी एरिया का होना, लोगों का होना, ये तो पुराने ज़माने में भी था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो इसका मतलब वहाँ पर वो नेशन स्टेट नहीं थी। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आईआर डेवलप हो सके। अब मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसकी एवोल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि मैं आईआर में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि एंशिएंट टाइम्स में हमें कोई नेशन स्टेट नहीं मिलती और मिडिल एजेस में हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता जो है खास करके यूरोप में जो है वो जंगें छिड़ी रही और उसके बाद जो ट्रीटीज साइन हुई वहाँ पर उन ट्रीटीज़ के अंदर जो है वो फिर नेशन स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट सामने देखने को मिलता है। उसके बाद खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज जो हमें तकरीबन कंट्रीज दिखाई देते हैं, इनकी जो आज़ादी हुई, ये नेशन स्टेट कब बने? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि बहुत से मुल्क आज़ाद हुए, उसके बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए। अब बात करते हैं एज ए पावर की कि भाई एज ए पावर जो है वो नेशन स्टेट या मुल्कों की कितनी इकसाम है। तो उसमें सुपर पावर है, जैसे अमेरिका की बात कर लें या रशिया की बात कर लें। मिडिल पावर्स हैं, जैसे चाइना की बात करें, जैसे जो है वो इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें। मिडिल पावर्स है। स्मॉल पावर्स हैं, छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो यूरोप के अंदर हैं, और अनसर्टेन स्टेट्स हैं जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहते हैं, अफ्रीका के अंदर, जिनका शायद वजूद है भी लेकिन उनका वजूद नहीं भी, क्योंकि उनके रिलेशंस हैं या जो कुछ भी है वो दूसरे ही रन कर रहे हैं, उनके खुद कुछ भी उनके पास नहीं है, वो खुद किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये क्या है? नेशन स्टेट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? आईआर के अंदर। और आईआर जो है जैसे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बेस करता है, तो फॉरेन पॉलिसी कौन बनाएगा? नेशन स्टेट बनाएगी, एक मुल्क बनाएगा ना। जब एक मुल्क है ही नहीं, इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता ही नहीं मुल्क, तो इसका मतलब उसके रिलेशंस कैसे बिल्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी बैलेंस ऑफ पावर की, कि बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है किसके अंदर जी? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। कि आईआर के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? ताकत का तवाजुन। अब ताकत का तवाजुन का मतलब क्या है कि दो मुल्क जो हैं या ममालिक जो हैं उनको ऐसे जो है वो बैलेंस किया जाए, इस तरह से उनके पास पावर हो कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों, कोई भी पावर में ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब एक ज़्यादा होगा तो नतीजे के तौर पर दूसरे के ऊपर वो डोमिनेट करेगा। देखिए, एक सुपीरियर होगा तो दूसरा इन्फीरियर ज़रूर होगा। गो कि अब ये माना जाता है बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद हमें दुनिया में इसके अपोजिट चीज़ देखने को मिलती है कि बैलेंस ऑफ पावर हम मानते तो हैं कि यार दो मुल्क जो है या पूरी दुनिया जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए ताकि कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक न कर सके। ठीक है, लेकिन हकीकत में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर हमें दिखाई नहीं देती। हर मुल्क जो है, कोई मुल्क दूसरे से ज़्यादा तगड़ा, कोई ज़्यादा जो है इस तरह के पावर ज़्यादा है। अब देखिए, ये तराजू है, इसका मतलब यहाँ पे जो मुल्क जितना बैलेंस है या यहाँ पे जितना बैलेंस है, तो इसका मतलब एक एग्जांपल जारी है कि भाई किस तरह से दोनों मालिक को आपस में जो है वो बैलेंस किया जा सकता है। और सबसे पहले हमने यूरोप में देखा था, ठीक है, जो वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई थी उसके अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जो है ट्रीटी की गई और जिस तरह से जर्मनी को तोड़ा गया, ठीक है, स्टेट्स को तोड़ा गया, तो उसमें हमें नज़र आता है कि ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा अहम है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब देखिए, ताकत का तवाज़ुन कैसे काम करता है, आपने इस बात को समझना है।
अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यूरोप की स्टेट्स थी, तो या कोई दो स्टेट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है जी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब जब एक स्टेट अपनी पावर को, अब देखिए सब बराबर हैं, एक्चुअली में सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब इनको सब बराबर हैं तब भी थ्रेट है कि यार जब हम बराबर हैं तो ऑब्वियसली हमें खतरा तो है कि यार दूसरा हम पे अटैक करेगा, कि दो लोग मौजूद हैं और दो लोग एक जैसी ताकत रखते हैं, तो एक थ्रेट भी है कि यार कहीं दूसरा अटैक ना कर दे। तो इसलिए खुद को थोड़ा सा पावरफुल किया जाए ताकि दूसरे के अटैक से बचा जा सके। वहीं पे एक पॉजिटिव बात यह है कि दोनों बराबर है, कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन जहां पे जैसे मैंने कहा रियलिस्ट थ्योरी है, तो रियलिज्म में क्या माना जाता है, ताकत ही सब कुछ है। तो फिर एक मुल्क क्या चाहता है, अपनी ताकत को बढ़ाए, वो क्या करेगा, वो दूसरे मुल्क के साथ मिलकर एक अलायंस बना लेगा। एक तरीका तो ये करेगा, ठीक है। अब जब अलायंस बनाएगा, जो दूसरे मुल्क हैं उनको इससे क्या होगा, खतरा पैदा हो जाएगा कि यार ये तो काम जो है वो खराब हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सामने वाला मुल्क वो भी अलायंस बनाने की कोशिश करेगा कि यार अलायंस बना के मैं भी खुद को तगड़ा करूं ताकि मुझ पे अटैक न कर सके, ठीक है। अब इसी तरह से या फिर क्या होगा कि एक मुल्क अलायंस नहीं बनाएगा बल्कि खुद को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, अपनी पावर को ज्यादा करेगा, अपनी जो आर्म रेस है उसको ज्यादा कर देगा कि मैं ये हथियार बना लेगा, एटम बम बना लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरा भी वही काम करेगा खुद को बचाने के लिए। आप इसकी एग्जांपल लें, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी कि अब इंडिया क्या करता है जी, इंडिया अपने हथियार बनाता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान कहता है मैं भी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिया बना रहा है तो यहां पे जो खित्ते के अंदर जो पावर का जो बैलेंस है वो खराब हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो पावर है वो इंडिया के पास चली गई। अब उसको बैलेंस करने के लिए कि इंडिया किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान भी अपनी पावर को बढ़ाएगा। और यही पाकिस्तान एक आर्गुमेंट देता है, ये एक लॉजिक है पाकिस्तान के पास यार कि मेरे पास कीमियाई हथियार क्यों हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया के पास हैं। और अगर आप इंडिया को रोकें, जैसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम इसलिए बना रहे हैं, इंडिया बना रहा है, अगर आप इंडिया को रोकेंगे कि इंडिया कीमियाई हथियार ना बनाए तो हम भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। इस तरह जैसे हम देखते हैं कि नेटो का एक अलायंस है जी, ठीक है। अब नेटो का अलायंस क्या है कि सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज जो हैं एक साइड पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अलायंस बनाया, अब वो पावरफुल हो गए। अब बैलेंस का पावर तो फिर भी नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरों को डोमिनेट करने के लिए एक पावर जो है वो बनाई हुई है। तो इस तरह से ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बैलेंस रखना ही जो है ये एक जो IR के अंदर है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कि पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है। अब देखिए अगर इसकी एवोल्यूशन की बात की जाए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो जो अगर बराबरी होगी तो वहां पे झगड़ा कम होगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कोई पावरफुल होगा तो उसका नुकसान है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो दूसरे के ऊपर जरूर डोमिनेट करेगा। जो ताकतवर है, याद रखिएगा, वो ताकतवर तब ही है जब वो दूसरे को जो है वो कमजोर दिखाए। अब दूसरे को कमजोर कैसे दिखाएगा, उसको थ्रेट देगा। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि उसके साथ जंग ही करे, ठीक है, लाजमी नहीं कि जंग करे, वो साइकोलॉजिकली उसे प्रेशर में रखेगा, अपनी बातें मनवाएगा कि यार अब इसकी बात फिर वहीं पे है जैसे यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस, कि अब देखिए यूएसए क्या करता है कि वो अपने ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाता है या मनवाता रहा पास्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल था और पाकिस्तान ने कहा भाई हम तो उसके साथ जंग कर नहीं सकते, हम उससे दूर रह नहीं सकते और हमारा तो उसके साथ उसके बिना गुजारा नहीं। इसका मतलब हमें उसकी बातें अगर कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़े नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई नहीं, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और ऐसा हुआ, ये जो ड्रोन अटैक्स हुए, सब कुछ हुआ, ये क्या नेशनल इंटरेस्ट नहीं था, वो मुल्क के अंदर आके मारते रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब एवोल्यूशन की बात की जाए तो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता कि जब रियासतें थीं तो क्या होता जी, एक बादशाह जो है उसी के पास सारी पावर होती। अब बादशाह के पास पावर होती तो बादशाह क्या करता, उसका दिल करता कि यार चलो उठते हैं और दुनिया को फतह करते हैं, और वो वहाँ से निकलता और दुनिया फतह करता। देखिए यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखिए, तो जैसे हमने देखा अलेक्जेंडर जो है यहाँ से निकला और उसने क्या किया जी, उसने ये पूरे के पूरे इलाके को यहाँ पे इंडिया तक का जो है इसको फतह कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका मूड कर रहा था। अब नतीजे के तौर पर यहाँ पे ये जो एरिया है यानी अलेक्जेंडर की जो स्टेट है वो पावरफुल हो गई। इसी तरह से उससे पहले हम देखते हैं कि एक साइड पे जो है वो पर्शियन एम्पायर थी और दूसरी साइड पे रोमन एम्पायर थी। ये किसी ना किसी तरह बैलेंस में थी, लेकिन फिर एक वीक होना स्टार्ट हो गई। नतीजे के तौर पे दूसरी के ऊपर उसने डोमिनेट किया और दूसरे को जो है वो फतह कर लिया, और अक्सर एक दूसरे को ये फतह करते रहते, ये खेल चलता रहता ताकत का इसी तरह से, ठीक है। तो ताकत का एक नशा है, जैसे आपने सुना होगा कि यार ताकत का एक नशा है और उसका जो है वो अपना ही नशा है ताकत का। तो उसमें क्या है कि वो फिर जब जो ताकतवर होगा वो ज़रूर अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। और जैसे कहते हैं ना, ताकत आती है या पैसे आते हैं तो इंसान अपना आप दिखा देता है, ठीक है।
जैसे अब कोई CSS करता है या PMS करता है तो वो पावरफुल हो जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, वो एक पूरा का पूरा कल्चर डेवलप हो जाता है। इस तरह से मिडिल एजेस की अगर बात करते हैं तो मिडिल एजेस में भी जो है वो पावर बादशाहों के पास ही थी, लेकिन उसमें हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर जो है ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जिस मुल्क का दिल करता वो दूसरे के ऊपर अटैक करता। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर ऐसे चलेगा कि ऐसा करते हैं कि ताकत को जो है वो बराबर कर देते हैं। अगर ये जो है इसके पास जो है वो ज्यादा ताकत है तो इससे थोड़ी सी ताकत लेके दूसरे को दे देते हैं, यानी एक दूसरे आपस में हिस्से बांट लिए। जब वो जीतते तो आपस में हिस्से बांटते ताकि पावरफुल कंट्री जो है दोबारा पावरफुल ना हो सके। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपने देखी और वर्ल्ड वॉर सेकंड आपने देखी, वो क्यों हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि बैलेंस ऑफ पावर की सारी गेम थी कि अब जो पावरफुल था उसने क्या किया, यानी जर्मनी जो है उसने क्या किया कि उसने किस तरह से जो है वो यूरोप को पूरे का पूरा मैप चेंज किया, लेकिन उसके बाद जर्मनी को जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया कि भाई अब आप जो है ना आर्मी रख सकते हैं अपने पास पावरफुल, ना आप हथियार बना सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया जी, UN को बना दिया 1945 के अंदर कि भाई अब ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बैलेंस ऑफ पावर में कि कोई मुल्क जब उसका दिल करे तो दूसरे के ऊपर अटैक न करे। ठीक है, उसी में फिर हम देखते हैं कि हमें कोल्ड वॉर का एरिया नजर आता है, जिसमें एक साइड पे जो है वो अमेरिका है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दूसरी साइड पे रशिया है। अब यहां पे भी पावर गेम है। अमेरिका अपने अलाइंसेस बना रहा था ताकि वो खुद को पावरफुल कर सके, ठीक है, अलाइंसेस के थ्रू, और इसी तरह से ट्रीटी साइन हो रही थी। रशिया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था, इसी तरह से उसने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और फिर वहां पे किस तरह से कोल्ड वॉर हुई। तो इस तरह से अपनी पावर को बढ़ाने का तरीका है। अब देखिए बैलेंस ऑफ पावर को बढ़ाने के तरीके की बात की जाए तो वो क्या टेक्निक्स है उसके अंदर कि सबसे पहले अलायंस बनाए जाते हैं और काउंटर अलायंस बनाए जाते हैं कि अगर एक मुल्क ने मिल के दूसरे मुल्क के साथ एक अलायंस बना दिया और खुद को पावरफुल कर लिया तो उसके अपोजिट में दूसरा मुल्क भी यही काम करेगा, वो भी अलायंस बनाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है जी, कंपनसेशन के जब कोई मुल्क जीतता, जैसे पुराने हमने देखा यूरोप के अंदर जब कोई मुल्क जीतता तो क्या करते, वो मुल्कों को तकसीम कर देते आपस के अंदर, एक ही मुल्कों के यार दोबारा से ये पावरफुल ना हो सके। ठीक है, या फिर क्या करेगा, अपने आर्मी के बलबूते के ऊपर जंग के थ्रू जो है वो अपनी पावर को बढ़ा देगा किसी दूसरे के ऊपर अटैक करके। ठीक है, इसी तरह से अगर बात की जाए कि इंटरवेंशन या नॉन इंटरवेंशन, यानी कि वो मुदाखलत करेगा या अदम मुदाखलत से जो है अपनी पावर को बढ़ाएगा या उसकी पावर को कम करेगा। ठीक है, इसी तरह से बफर स्टेट्स हैं। बफर स्टेट्स क्या हैं कि जब दो मुल्क हैं जिनके बीच में जंग हो रही है, हालात कशीदा हैं, तो उनके बीच में जो एक मुल्क है जो न्यूट्रल है वो बफर स्टेट है, ताकि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डायरेक्टली अटैक ना कर सके। तो ये बफर स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे कि यूके वाले जो हैं उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल किया 18-19 सेंचुरी के अंदर, कॉलोनाइजेशन के पीरियड के टाइम पे उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी स्टेट्स को आपस में लड़वा दिया और फिर हुकूमत करते रहे। हमने देखा जैसे इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने क्या किया जी, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को आपस में लड़वाया, एक स्टेट को दूसरी से लड़वाया और यहाँ पे खुद जो है वो हुकूमत करते रहे। या फिर एट द एंड जंग के थ्रू जो है वो क्या करते हैं जी, अपनी पावर को बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हमने देखा। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईआर के अंदर, और ये बहुत ही की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब बैलेंस होगा तो तब ही मुल्क के अंदर जो है, दुनिया के अंदर जो है वो सुकून होगा, पीस होगा। लेकिन जब बैलेंस नहीं होगा, जैसे अभी है, आप देख रहे हैं कहीं पे बैलेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा, अमेरिका जो है वो अपनी मनवा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बैलेंस नहीं होगा तो हमेशा थ्रेट जो है वो मौजूद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी डिप्लोमेसी की। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है डिप्लोमेसी का, जिसको हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका पूरे का पूरा एक पेपर है डिप्लोमेसी का। तो यहाँ पे हम इसे जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है। देखिए, बातचीत के ज़रिए जो है मसाइल का हल जो है, ठीक है, बातचीत के ज़रिए उसको क्या कहा जाता है, ये डिप्लोमेसी है। और डिप्लोमेसी के बारे में ये कहा जाता है कि ये अकल का एक गेम है। अकल जो है, दिमाग की एक गेम जो है, उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है कि आप टेबल के ऊपर बैठ के, टेबल टॉक के थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, डिस्कशंस हो रही हैं। तो जितनी भी, अब दो ही तरीके हैं दुनिया में बातचीत करने के, एक है जंग, या तो जंग की जाए और जंग के थ्रू जो है वो आप क्या करें, अपनी बात मनवा लें, या फिर आपके पास एक है टेबल टॉक का तरीका। टेबल टॉक का जो तरीका है उसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है, कि बातचीत के जरिए अब मसाइल को हल करना। अब ये इसकी पूरी की पूरी एक हिस्ट्री रही, लेकिन अब हम जैसे देखते हैं तो एक प्रॉपर एक सिस्टमाइज वे के अंदर एक डिप्लोमेसी होती है, एम्बेसडर्स के थ्रू होती है, बातचीत के थ्रू होती है, पूरी एक समिट के थ्रू होती है, पूरा यानी कि कल्चर बना हुआ है डिप्लोमेसी का इस टाइम पे दुनिया के अंदर, कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है।
जैसे इसकी अगर लेटेस्ट एग्जांपल लें तो अब देखिए तालिबान के साथ जो मुआहदा हो रहा है कि पहले जंग हुई और एक ज़माना जो है वो जंग चलती रही, 20 साल जंग चलती रही। अब यूएसए ने देखा कि यार इस जंग में तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तालिबानों को कौन हराए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जंग में जब उन्होंने देखा कि सोल्यूशन नहीं, तो अब वो दूसरे तरीके की तरफ आए जिसको कहते हैं टेबल टॉक या डिप्लोमेसी, कि यार डिप्लोमेसी के थ्रू इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। अब उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से राउंड्स हो चुके हैं और बहुत से राउंड्स अभी रहते हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके, या प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन, कि अमेरिका किस तरह से यहाँ से निकल के अपनी जान छुड़ाए, ठीक है। तो ये अब अमेरिका क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसने जंग से आगाज़ किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए हिस्ट्री में हमें दिखाई देता है कि भाई पुराने ज़माने में भी जो रियासतें थीं वो क्या करती, वो डेलीगेशंस भेजा करती थी, बातचीत किया करती थी एक दूसरे से और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी। वो कि पहले जंग ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए वो आपस में बातचीत करते। उसके बाद मिडिल एजेस में हम बात करते हैं तो मिडिल एजेस में भी हमें डिप्लोमेसी दिखाई देती है, या ख़ास करके हम यूरोप की बात करें, जैसे हमने हिस्ट्री की बात की थी, हिस्ट्री ऑफ IR की, तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रीटीज़ हुई थी वेस्टफेलिया की या यूट्रिच की या वियना कन्वेंशन हुआ, तो उसमें डिप्लोमेसी को बाकायदा जो है वो एक इदारे का नाम दे दिया गया कि भाई ये पूरे का पूरा एक तरीका कार है सॉल्यूशंस का या बातों को सॉल्व करने का। हम देखते हैं कि 18 सेंचुरी के अंदर जो है या 19 सेंचुरी के अंदर ये जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है हमें देखने को मिलती है कि जिसमें बाकायदा जो है वो एक प्रॉपर वे के थ्रू, एक चैनल के थ्रू जो है वो बादशाह या उसके नुमाइंदे जो हैं वो आपस में बातचीत किया करते और सोल्यूशंस निकाला करते। और इसमें जैसे मैंने कहा कि यूरोप में हम बात कर चुके हैं कि वहाँ पर वॉर चलती, कभी 100 ईयर वॉर चली, कभी 30 ईयर वॉर चली, तो वो जो जंगें थी अब उनका सोल्यूशन जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू निकाला जाता और तय किया जाता कि भाई अब क्या किया जाए, अब आगे कैसे किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जैसे जैसे IR जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए तो डिप्लोमेसी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती गई कि इस टाइम पे डिप्लोमेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेसी दिखाई देती ही है। अब डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट्स होते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपने कंट्रीज़ की, जैसे एम्बेसडर्स हैं। तो एम्बेसडर्स क्या करते हैं जी, परमानेंट पोजीशंस हैं। अब एम्बेसडर्स हर मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर एम्बेसडर होता है, वहाँ पे वो जो है वो उस बात को सॉल्व करेगा या डील करेगा, अपने मुल्क के जो मफाद हैं उनको वहाँ पे जो है वो टेबल टॉक के थ्रू वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा या लॉबिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में डेलीगेशंस होते हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं जिसके थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत जो है वो होती है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। हाई कमिश्नर्स होते हैं, जिस ये सब डिवीजन है आगे उसके अंदर फॉरेन ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो इन्वॉइस हैं वो वफ्द है, पूरे के पूरे वफूद की मुलाकात होती है। जैसे आप देखें यूएसए पाकिस्तान की तरफ जो है वो भेजता रहता है भाई कि पाकिस्तान की तरफ से वफ्द भेजा कि जो तालिबान के ऊपर बातचीत करेगा या खास करके वॉर एंड टेरर के ऊपर हमने देखा कि बार बार एक वफ्द आता है। इसी तरह से इंडिया के लिए वो मुकर्रर करते हैं कि भाई ये वफ्द इंडिया जाएगा, वहाँ डीलिंग करेगा। इसी तरह से हर मुल्क यानी कि दूसरे मुल्क के लिए क्या करता है, कोई वफ्द भेजता है ताकि जो है वो खास करके पावरफुल कंट्रीज जो है ये काम ज़रूर करते हैं, जैसे अमेरिका। तो वो बातचीत के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट इसमें है तो आप भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करो और हमारी बात मानो, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब ये जो बात कर रहे हैं हम एम्बेसडर्स या इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि एक तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क को दूसरे ममालिक के अंदर डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, वहाँ पे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा, डायलॉग्स करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशंस होती हैं इनकी और इस तरह से प्रोटेक्शन होती है स्टेट इंटरेस्ट की। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिप्लोमेसी की यानी जो खुसूसियात हैं वो क्या हैं कि डिप्लोमेसी को एज ए प्रेशर भी यूज़ किया जाता है। अब ख़ास करके अमेरिका जो डिप्लोमेसी करता है दुनिया में, ठीक है, ख़ास करके कम ताकतवर मुल्कों के साथ या कमज़ोर मुल्कों के साथ, तो वो क्या है, वो एज ए प्रेशर यूज़ करता है डिप्लोमेसी को कि अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या करता है, डेलीगेशंस भेजेगा और उनको ब्लैकमेल करेगा, उनको जो है मफाद दिखाएगा, प्रेशराइज करेगा, जिससे क्या है उसकी डिप्लोमेसी हम कहेंगे बड़ी कामयाब हो गई जी। अब जैसे यहाँ पे पूरे का पूरा एक सिलसिला लगा रहा पाकिस्तान के अंदर, कैरी लोगर का आपने देखा वो बार बार आते और वॉर एंड टेरर के दौरान जो है वो अपनी बातें मनवाते, डू मोर करवाते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डिप्लोमेसी एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है। इसी से बात करते हैं जी, लॉबिंग के लिए डिप्लोमेसी यूज़ होती है, यानी कि अपने मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो क्या होता है जी, डिप्लोमेसी को यूज़ किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है, कि जहाँ पे भी वोटिंग की बात हो या पाकिस्तान और इंडिया में से चूज़ करना हो तो दुनिया इंडिया को चूज़ करती है पाकिस्तान के बजाय। क्यों? क्योंकि उनकी लॉबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम ये कहते हैं कि हमें भी लॉबिंग करनी चाहिए। लॉबिंग की बाकायदा फर्म्स होती हैं जो कि आपके मुल्क के लिए, आपके
आपके मुल्क के मफादात के लिए काम करती हैं, आप उनको बाकायदा पे करते हैं। इसी तरह से फॉरेन ऑफिस के अंदर जो है बाकायदा एक पूरे के पूरे सिस्टम होता है लॉबिंग का कि किस तरह से आपने दूसरे ममालिक को या दूसरे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपना हम ख्याल बनाना है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने मुल्क में आपको। इसी तरह से ट्रीटीज़ जो है वो साइन होती हैं, या ट्रीटीज़ के थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी को प्रेशराइज किया जाता है। जैसे अब किसी से कोई बात मनवानी हो, जैसे पाकिस्तान या अमेरिका की बात हो, तो क्या होता है जी, वहाँ पे ट्रीटीज साइन होती हैं। या फिर ख़ास करके अगर बात करते हैं जी सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, तो क्या होता है जी, वहाँ पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ट्रीटीज साइन होती हैं एक डिप्लोमेटिक वे में कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए आपसे। वो कहते हैं अगर आप हमारे साथ होंगे तो हम आपके साथ ये जो है ट्रीटी साइन करेंगे, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। यानी कि दोनों तरह से फेवर देने के लिए भी और एक ब्लैकमेलिंग के लिए भी कि हम आपको फायदा देंगे, आप हमारी ये बात माने। और इसी तरह से फिर टेक टाइम, यानी कि कुछ वक्त लिया जाता है डिप्लोमेसी के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बात को लटकाए जाओ, ठीक है, फिलहाल उसका जो है वो फैसला नहीं करते। आप देखिए तालिबान की टॉक के अंदर क्या हुआ कि एक लंबा अरसा हो गया ये टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, 3 से 4 साल, और ये इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसेस चल रहा है कि इसी दौरान कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर होगा, कोई ताकतवर होगा, लोगों के माइंड्स बनेंगे, तो एक जो है वो टाइम जब मिलेगा डिप्लोमेसी के अंदर तो उससे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये डिप्लोमेसी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर बात करें इसकी काइंड्स की कि डिप्लोमेसी की कितनी जो है वो काइंड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले बायलैटरल डिप्लोमेसी है जो 2 ममालिक के दरमियान होती है, ठीक है, एक मुल्क है और दूसरा मुल्क है, इन 2 ममालिक के दरमियान जो बातचीत होगी, ठीक है, ए और बी के दरमियान, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान, 2 ममालिक के दरमियान है, तो बायलैटरल डिप्लोमेसी है, ठीक है, जो हर टाइम पे चल रही होती है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है जिसमें बहुत सी स्टेट्स शामिल होती हैं क्योंकि वो मुश्तरका मफादात की बात होती है। तो जब मुश्तरका, अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लें तालिबान की ही, कि अफगानिस्तान के अंदर अब इस टाइम पे जो सोल्यूशन निकाला जा रहा है, तो उसमें एक साइड पे आपको नजर आएगा यूएसए, ठीक है, दूसरी साइड पे आपको रशिया भी दिखाई देगा कि वो डिसीजन ले रहा है, फिर चाइना आपको दिखाई देगा, फिर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, इस तरह से यूके आपको दिखाई देगा। तो अब ये क्या है, इसी तरह से ईरान स्पेशली आपको दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे वो एक्टर्स शामिल किए गए जिनको फर्क पड़ रहा है इससे। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है, अब यूएस वहां पे इन्वॉल्व है, रशिया साथ में शामिल है, ठीक है, चाइना साथ में बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर है, तो इसका मतलब अब ये क्या है, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है, यानी कि बहुत से ममालिक के बीच में डिप्लोमेसी है। अच्छा, इसी तरह से बात करते हैं जी सुमिट डिप्लोमेसी की, कि जब सरबराहान जो हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं जी, सुमिट डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के सरबराहान की जब मुलाकातें होती हैं, लेकिन उससे पहले पूरा एक ग्राउंड बनाया जाता है, पूरा एक सिलसिला होता है, ठीक है, फॉरेन ऑफिस की सतह पे, ताकि वो आपस में मुलाकात कर सकें, फिर वहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, बातचीत होती है, ठीक है, वो क्या है, सुमिट डिप्लोमेसी है। इसी तरह से सरबराहान मिलते हैं, आप देखिए जैसे यूएन की ये जो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका पूरे का पूरा इनिशिएटिव है, ठीक है, और एनवायरनमेंट के ऊपर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो उसमें क्या है, ममालिक जो हैं उनके सरबराहान वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके जो है वो फैसला करते हैं कि भाई अब कैसे हमने कौन कौन सी चीज़ें रोकनी है और किस से मुल्क के जो एनवायरनमेंट है दुनिया का उसको सेट करना है। एक होती है ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी यानी कि दुनिया में जो भी फैसले आपने करने हैं वो फैसले ओपन होने चाहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है माना जाता है ये ओपन डिप्लोमेसी का एक स्लोगन सामने आया कि भाई कोई भी फैसला अब अगर हुकूमतें कौन बना रहा है, अवाम बना रही है। अब क्योंकि डेमोक्रेटिक जो है पूरी की पूरी दुनिया का आपको नजर आए कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर अवाम को ये राइट है कि भाई वो जान सकें कि क्या डिप्लोमेसी हो रही है, क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह से फिर एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी है कि वो तब तक सामने नहीं आती और ये भी हर टाइम चल रही होती है, खुफिया, कि आपने किसी के साथ कोई मुआहदा किया हुआ है लेकिन आपने दूसरों से छुपाया हुआ है, ठीक है। जैसे लेट सपोज एग्जांपल दी जाती है जी कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर ड्रोन स्ट्राइक्स होते रहे उस टाइम पे, तो वो पाकिस्तान के एग्रीमेंट के साथ होते रहे, कंसेंट के साथ होते रहे, क्योंकि उनकी एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेसी थी, ठीक है, लेकिन मुंह के ऊपर पाकिस्तान ये कहता रही या गवर्नमेंट ये कहती रही कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से बहुत से मामलात होते हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी है। कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी के अंदर भी जो है वो बहुत से ममालिक शामिल होते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो डिप्लोमेसी या वहाँ पे बातचीत की जाती है जो मसाइल हैं। अब जैसे आप देखिए FATF की बात कीजिए, तो FATF में क्या हो रहा है कि किस तरह से वहाँ पे डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो कहते हैं जी टेरर फंडिंग को हम रोक रहे हैं। उसमें ये डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी आप देखिए कि पाकिस्तान को कैसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, किस तरह से इंडिया की लॉबिंग हुई, वो भी डिप्लोमेसी है, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर निकलने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, तो वो भी डिप्लोमेसी के थ्रू ही कर रहा है कि किस तरह से हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, खासकर ब्लैक लिस्ट में ना लेके जाया जाए। तो ठीक है, ये क्या है जी, डिप्लोमेसी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की IR के अंदर। अब IR के अंदर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबसे की फैक्टर होती हैं, ठीक है। अब जब नेशन स्टेट बन गई,
अब जब ममालिक जो है वो बन गए तो इन ममालिक की आपस में ताल्लुकात भी हैं। अब वो ताल्लुकात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है बहुत दफ़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि बहुत से ममालिक, जैसे अगर एग्जांपल दी जाए अब नेशनल की या रीजनल एक आपको एग्जांपल दी जाए ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे ईरान है या पाकिस्तान है और साथ में टर्की है, तो इन्होंने जो है वो आरसीडी बनाई थी 1964 के अंदर, ठीक है। तो ये आरसीडी या ईसीओ जिसको अब कहा जाता है, ये क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए, अपनी इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करने के लिए क्या किया जी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इसी तरह से सार्क है, ठीक है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जिसमें 8 ममालिक इस टाइम पे शामिल हैं, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया समेत। तो ये सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई अगर हमने काम करना है तो कैसे करना है, कैसे करना है, फिर ये सार्क जो है ये तय करेगा कि इसका पूरा हेडक्वार्टर है, पूरा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इनका बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, बाकायदा हेड ऑफिस है और बाकायदा ममालिक जो हैं वो इनके मेंबर्स हैं, जहाँ पे, और जो जो इनके मेंबर्स हैं उनको तो फ़ायदा है और जो इनके मेंबर्स नहीं उनको नुकसान है। अब मेंबरशिप भी ये नहीं कि फ्री में होगी, वहाँ पर भी टर्म्स होती हैं कि अगर आपने मेंबरशिप हासिल करनी है तो आपको ये बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, खास करके यूएन की बात की जाए जो 1945 के अंदर जो है वो बनाई गई, तो उसके बहुत से इदारे हैं जो कि दुनिया में काम कर रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर ही काम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को दुनिया के अंदर, ठीक है। आप कह लें कि इंटरनेशनल, अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूं कि FATF की आप एग्जांपल लें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, अब देखिए एक लिहाज से अगर आप ये सोचें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों इतनी मुश्किल में है, और सवाल यह है कि इनको क्या राइट है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का, ठीक है, इन्होंने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला, और सवाल यह है कि अगर ग्रे लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान को नुकसान क्या है। तो देखिए नुकसान ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग जो है वो कम हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है, बाहर से लोगों का ट्रस्ट कम है, इदारे हमें कर्ज नहीं दे रहे, हमारे जो बाहर के जो अकाउंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की राह में ये ग्रे लिस्ट रुकावट है। और ग्रे लिस्ट किस वजह से आई? FATF की वजह से। और हम इसमें क्यों आए? क्योंकि टेरर फंडिंग का हम पे केस है कि भाई हम जो है वो दहशत गर्दों को क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं, या जो फंडिंग कर रहे हैं हम उनको रोकते नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। इसी तरह से अगर यूएन जो है या अमेरिका जो है उसने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो उसका ईरान को कितना ज़्यादा नुकसान, उसकी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा नुकसान, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ही की रोल प्ले करती हैं, और इनको डिप्लोमेसी के थ्रू, जैसे अब हमने कहा कि FATF से हम सोल्यूशन मांग रहे हैं किस तरह से, या IMF की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो IMF से जो है वो इस टाइम पे कर्ज ले रहा है, तो अब उसमें जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि आज अगर IMF हमें कर्ज नहीं देता, हम उसकी शराइत नहीं मानते, तो क्या होगा? तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो हुकूमतें हैं खास करके 1990s के बाद से, तो वो हुकूमतें चल ही IMF के ऊपर रही हैं, गो कि वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन अपने इंटरेस्ट में भी हमें किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे किस तरह से वो वहां पे ला रहा है, किस तरह से अगर हम कोई ऐसा नुमाइंदा जो IMF के साथ जो है वो फ्रैंक ना हो, इसका मतलब IMF उसको ना माने, ठीक है, तो क्या होगा जी, IMF हमें कर्ज नहीं देगा। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जैसे USAID पाकिस्तान के अंदर जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स कर रही है और उन प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अगर ये नहीं करेगी तो क्या होगा? वो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को करने पड़ेंगे, स्कूलों के ऊपर, सेहत के ऊपर पैसा पाकिस्तान को खुद लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान पैसा खुद कहाँ से लाएगा? फिर बात वहीं पे IMF या बाकी इदारे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ही की रोल प्ले कर रही हैं, और इन्हीं की वजह से आज शायद इंटरनेशनल रिलेशंस ग्लोबलाइज हो चुके हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टाइम पे इंटरनेशनल है। कोई जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, कोई जो है वो काम कर रही है सेहत के ऊपर, कोई हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, फूड के ऊपर काम कर रही है कि फूड को कैसे उसकी स्क्रेसिटी को रोका जाए इन फ्यूचर, ठीक है। कोई इस तरह से टेरर फंडिंग के ऊपर जैसे FATF काम कर रही है, कोई इस तरह से कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपना रोल, बहुत ही मेजर रोल जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशंस प्ले कर रही हैं। तो IR में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी अनार्की की। और अनार्की का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है IR के अंदर, ठीक है। अनार्की को अनार्की ही आप कहें,
ठीक है। अब अनार्की क्या है कि अफरा तफरी है, पूरे की पूरी दुनिया जो है, जैसे अनार्की के अब लेवल्स हैं। एक लेवल ये है अनार्की का कि एक मुल्क है और उस मुल्क के अंदर जो है वो हालात ख़राब है, ठीक है, ये इसका मेजर है। तो अब मुल्क के अंदर हालात ख़राब हैं, जैसे आप कहें तो पाकिस्तान के अंदर भी शायद अनार्की है किसी न किसी लेवल के ऊपर, कि वहाँ पे आप देखें किस तरह से जो है ना अपोजिशन या गवर्नमेंट आपस में लड़ती हैं, वहाँ पे सूबों के आपस में किस तरह से लड़ाई होती है, एक सूबा दूसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। तो ये अनार्की को, क्योंकि अब जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या इंटरनल सोवरेनिटी जहाँ पे चैलेंज होगी तो वहाँ पे वो अनार्की ही होगी, स्टेट ऑफ अनार्की, जहाँ पे जो दो गवर्नमेंट चलेंगी या गवर्नमेंट को एक ग्रुप नहीं मानेगा। इसी तरह से आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अफगानिस्तान की ले सकते हैं, मिडिल ईस्ट की ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि शाम और इराक की आप ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, किस तरह से अनार्की है कि वहाँ पे गवर्नमेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन उनका वजूद नहीं, लोग उनको मानते नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है उनके अगेंस्ट में है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी हुकूमतें बना के बैठे हैं। तो यही अनार्की इंटरनल एक मुल्क के हवाले से। अब दुनिया के अंदर अनार्की कैसे है, देखिए दुनिया के अंदर अनार्की क्या है कि अफरा तफरी का माहौल कैसे है। आप एज्यूम करें कि एक दुनिया है और इसके अंदर जो है वो बहुत से ममालिक हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे बहुत से ममालिक हैं तो अब क्या होगा कि अब जब देखा जा रहा है कि यार यहाँ पे भी अफरा तफरी, यहाँ पे भी अफरा तफरी, यहाँ पे भी, तो अब क्या होगा, कोई मुल्क जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा कि यार कहीं पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि ये भी कीमियाई हथियार बना रहा है, इसके पास भी असला मौजूद है, इसके पास भी पावर है। तो इसका मतलब मुझे जो है ये मुल्क ये सोचता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये ए कंट्री है और ए कंट्री ये सोचता है कि यार ये जो डी कंट्री है ये मेरे लिए थ्रेट है, क्योंकि इसका अपने आप कंट्रोल तो है नहीं, ये भी खामखा में जो है मुझसे छुप की चीज़ें बना रहा है, अपने आप को पावरफुल कर रहा है, तो ये किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है मुझके ऊपर, ठीक है। या इसी तरह से ये यहाँ पे जो सी कंट्री है ये अटैक कर सकता है। तो अब ये क्या करेगा, खुद को बिल्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है, खुद की पावर को बढ़ाएगा। जैसे हमने बैलेंस ऑफ पावर में बात की थी, तो वहाँ पर क्या होगा, ये अपनी ताकत को बढ़ाएगा। अब जब इसको ये देखा देखी होगा तो ये जो साथ वाला कंट्री है ये क्या सोचेगा कि यार इस ए ने पावर क्यों बढ़ाई, इसका मतलब कहीं इसका इरादा मेरे साथ जंग का तो नहीं, ठीक है। अब वो ये सोचेगा तो ये क्या करेगा, बी कंट्री, ये भी अपनी पावर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अब जब बी ने बढ़ाई तो ए और बढ़ा देगा, बी और बढ़ा देगा। अब जब यहां इनकी देखा देखी, यहां पे एक कंट्री है, ठीक है, एक ई कंट्री, जब वो देखता है कि यार ये दोनों अपनी पावर बढ़ा रहे हैं तो कहीं मुझे तो थ्रेट है इसके साथ, तो मैं भी अपनी पावर बढ़ाऊं, ये भी अपनी पावर बढ़ा देगा। जब ये देखेगा डी तो डी भी अपनी पावर बढ़ाएगा। नतीजे के तौर पे हर मुल्क अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से, ठीक है, चाहे अलायंस के थ्रू या चाहे किसी भी चीज के थ्रू। तो अब ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ अनार्की है, एक ऐसा एक निजाम चल रहा है, एक ऐसा निजाम दिखाई दे रहा है जहां पे अनसर्टेनिटी है, जहां पे यकीन नहीं, जहां पे कोई किसी दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि यार वो मेरा दोस्त है या दुश्मन। और जैसे आईआर में कहा जाता है कि कोई भी आपका जो है वो परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि आपके मफादात की जंग है कि आपको जहां पे फायदा होगा आप उसी के साथ जो है वो रिलेशन बनाएंगे। आज पहले अगर हमें यूएसए से फायदा होता रहा तो हमारे इसके साथ रिलेशंस हैं, आज हमें चाइना से फायदा हो रहा है तो हमने शिफ्ट कर लिया, हम चाइना की तरफ चले गए, कल को हमें चाइना के अलावा किसी और से फायदा होगा, हम वहां पे मूव कर जाएंगे। इसका मतलब हमें मुल्क का फायदा देखना है। तो यहां पे बिल्कुल यही है कि हर मुल्क अपना फायदा देखता है, नतीजे के तौर पे एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन पैदा होती है और हर कोई एक रेस में लग जाता है जिससे दूसरे को खतरा है। और हो भी ऐसा ही रहा मिडिल ईस्ट के अंदर, आप देखें क्या हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक अनार्की की स्टेट डेवलप होती है, पूरे के पूरा दुनिया के अंदर एक अनार्की की कंडीशन है इस टाइम पे, ठीक है। तो यही अनार्की है, जो अनार्की ही बेसिक कॉज है, आप ये मान लें, ये यकीन न करना, ये जो मफादात की जो सियासत है, ठीक है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने की, यही बेसिक कॉज है दुनिया के अंदर हर रेस का। कि अगर इस अनार्की को, आज पीस की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे लिबरल्स बात करते हैं, ठीक है, लिबरलिज्म के मानने वाले, ठीक है, या आईपीस के मानने वाले जो इकोनॉमी की बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी सब कुछ है, पीस सब कुछ है, अगर उनकी बात मान लें, अगर दुनिया सारी उनकी बात मान ले, हर कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो क्या उन्हें आज यहाँ पे आर्मी बनाने की ज़रूरत है, कीमियाई हथियार बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे उन्हें एक दूसरे से लड़ने की ज़रूरत है, अलाइंसेस बनाने की ज़रूरत है? पूरी दुनिया ओपन होगी फिर, ठीक है, हर कोई दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि बहुत से फिलोसफर्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी, कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छी थी जब सब बराबर थे। फिर कुछ ने कहा ना भाई ऐसा नहीं था, जैसे रियलिस्ट खास करके, उनका भाई ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे बहुत ही बेअमनी बेसुकूनी थी। तो अपने आप को पावरफुल करने के लिए बहुत से लोगों ने फिर प्रॉपर्टी का सहारा लिया और खुद को पावरफुल किया स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। इसीलिए स्टेट बनाई गई ताकि वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अनार्की है ये एक्चुअली में बेसिक कॉज है इस दुनिया के अंदर, ये जो अफरा तफरी आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेस दिखाई दे रही है उसका, ठीक है।
और इसी तरह से असले की रेस है, फिर असले की रेस बनेगी, हर मुल्क जो है वो असला, अब देखिए यूके की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, रशिया की बात की जाए या फ्रांस की बात की जाए, तो ये वो मुल्क हैं जो असले की रेस में सबसे आगे हैं। और इन्हीं की वजह से फिर जब दूसरे ममालिक देखते हैं वो इनसे खरीदते हैं, अलाइंसेस करते हैं, अपने बनाते हैं, तो एक पूरे का पूरा एक जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। अब ये किस वजह से अनार्की, इनसिक्योरिटी की वजह से है, इनसिक्योरिटी की वजह से, खौफ की वजह से कि यार किसी भी टाइम पे जो है वो अटैक हो सकता है मेरे ऊपर। इसी तरह से सेल्फ हेल्प, इसलिए अनार्की है कि हर कोई अपने आप को बनाना चाहता है, तगड़ा करना चाहता है, पावरफुल करना चाहता है, ठीक है। ट्रस्ट डिफिकल्टी है कि भाई कोई दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिलीव नहीं कर सकता कि वो क्या करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सिक्योरिटी डिलेमा, जैसे मैंने कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई क्या है कि भाई रियलिस्ट ये मानते हैं कि आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी है। तो आपको हर टाइम खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहिए कि आज अगर इंडिया खुद को जो है वो पावरफुल करता है तो पाकिस्तान का भी राइट है खुद को पावरफुल करे, ठीक है। तो ये एक सोच है। इसी तरह से इसके नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है, आर्म रेस पैदा हो रही है, ठीक है। आर्म रेस है, एक मुल्क जब आगे निकलता है, जैसे इंडिया आगे निकलता है तो पाकिस्तान निकलता है, रशिया आगे निकलता है तो अमेरिका आगे निकलता है, ये पूरे का पूरा फिर कल्चर डेवलप हो जाता है। इसका असर क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पीस नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनार्की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएन एंड आईआर की कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर यूएन का रोल क्या है। अब इसमें जैसे पीछे बात की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें यूएन जो है या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से, दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है। अब देखिए यूएन को बनाया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1945 के अंदर जो है वो यूएन को बनाया और ख़ास करके अमेरिका ने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएन को बनाने में, ठीक है। अब यूएन को क्यों बनाया गया, क्वेश्चन ये है। देखिए यूएन को इसलिए बनाया गया कि जब ये जो पावरफुल कंट्रीज थे इन्होंने देखा कि यार यूरोप में इससे पहले क्या होता रहा, जंगें होती रहीं, ठीक है। जैसे मैं पीछे एग्जांपल दे चुका हूं कि 100 ईयर वॉर, 30 ईयर्स वॉर, 20 ईयर्स वॉर, कभी जो है वो मजहब के नाम के ऊपर वॉर हो रही है, ठीक है, कभी बादशाहों के नाम के ऊपर वॉर हो रही है। तो ये बहुत सी जंगें यूरोप में लगी रहीं। अब इन जंगों के नतीजे के तौर पर बहुत तबाही भी हुई, वहाँ पर सुकून नहीं था, ठीक है, बेचैनी थी। अब ऐसे में जब जिस मुल्क का जो दिल करता, जब जिसके पास पावर ज़्यादा होती तो वो क्या करता, दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर देता। अब उससे क्या होता कि पूरे का पूरा जो बैलेंस है पावर का वो शिफ्ट हो जाता, उससे बहुत बड़ा नुकसान था। अब ऐसे में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने डिसीजन लिया, ये जो इत्तेहादी थे, ठीक है, जो अलाइज पावर्स थी, इन्होंने ये फैसला किया कि यार एक ऐसा इदारा बनाया जाए एक्चुअली में जो इदारा आज के इस चैलेंजिंग वर्ल्ड को जो है एक तो मीट कर सके, उसके चैलेंजेस से मीट कर सके, दूसरा जो कि दुनिया में जो जंगें हो रही हैं इनको रोक सके, यानी जो दुनिया का सरबराह हो, ठीक है। अब जैसे एक सोच है कि यार ये यहूदियों ने बनाया, यहूदी दुनिया के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं या वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो उन्होंने यूएन के थ्रू सारा कंट्रोल किया और आज दुनिया में कंट्रोल है यूएन का। एक थॉट ये है, जैसे खास करके मुसलमानों के अंदर, ठीक है। लेकिन एक जो कॉमन जो थॉट है वो क्या है कि भाई दुनिया में सुकून के लिए, अमन को बरकरार रखने के लिए, दुनिया को जंगों से रोकने के लिए क्या किया जाए, एक इंटरनेशनल एक इदारा बना दिया जाए जो कि इन्फ्लुएंस कर सके, जो कि रोक सके। और कहीं ना कहीं यूएन अपना रोल प्ले करता भी रहा। अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी जंगें हुई उसमें यूएन ने ही जो है वो जंगबंदी करवाई। अदरवाइज में भी जंगें ना होती या जंगबंदी ना होती तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो किस हद तक जा सकते थे, ठीक है। तो अब यूएन को बनाया गया, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब इत्तेहादी थे तो इत्तेहादी यहां पे P5 बने। अब P5 के पास जो है पावरफुल 5, इनके पास वीटो पावर है। अब ये जो है अपने मफादात के लिए यूएन को यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से यूएन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आईआर को कि आज अगर देखिए, अगर बहुत सी ऐसी जो रेजोल्यूशंस हैं जो चाइना ने पाकिस्तान के हक में जो है वो वीटो की हैं, तो इसका मतलब चाइना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईआर में हम इसे स्पेशल जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये हमारी दोस्ती में हमेशा खड़ा रहा और वीटो करता रहा, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है और ऐसी रेजोल्यूशंस जो पाकिस्तान के हक में हो उसको वीटो करता है। तो ये पावरफुल कंट्रीज फिर क्या करते हैं, ये पावरफुल हैं। अगर ये 5 पावरफुल हैं तो ये 5 पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि फिर बहुत से दूसरे छोटे ममालिक जो हैं वो इनके साथ जो है वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस या अपने फॉरेन रिलेशंस को बनाते हैं कि यार इनके साथ अगर बनाएंगे तो कल को ये वीटो करेंगे या हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंटरनेशनली। तो इसका मतलब ये है कि ये इनको एक फायदा है। इसका मतलब ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है यूएन का, ठीक है, लेकिन है तो है।
इसी तरह से यूएन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत ही पॉजिटिव रोल भी कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जैसे अगर बात की जाए सेहत के हवाले से, तो आप देखें अफ्रीका के अंदर कितने चैलेंजेस हैं सेहत के हवाले से, फूड के हवाले से, और वहाँ पे वो इन चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं। इसी तरह से इनकी जो फौज है, इंटरनेशनल फौज, जिसमें पूरी दुनिया की फौज से थोड़े थोड़े लोग शामिल हैं, तो अब वो क्या है, वो कहीं ना कहीं पीस मिशन के ऊपर काम कर रही होती है, रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर रही होती है, या कहीं जलजला आ गया इस तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब इसका फायदा भी है कि बहुत से ममालिक के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता है, या प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्ड होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के हवाले से, या इकोनॉमिक के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, जस्टिस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूएन का। और यही वो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की सबसे मेन की अगर आप कहें कि वो चाबी जो कि ग्लोबलाइजेशन को इस टाइम पे हैंडल कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो क्या है, वो यूएन है। जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज ग्लोबलाइजेशन को फास्ट करने में या इसको रोल प्ले करने में, लेकिन उससे पीछे कोई इदारा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इदारा तो नहीं। ठीक है, तो अगर कोई इदारा है जो मैनेज कर रहा है, तो वो क्या मैनेज कर रहा है, यूएन मैनेज कर रहा है। जैसे कि हर साल जो है वो हर मुल्क को वहां पे बुलाएगा जनरल असेंबली के अंदर, वहां स्पीचेस होंगी, वहां डिसीजंस होंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर वहां पे बात हो रही है, जस्टिस के ऊपर बात हो रही है, गरीब मालिक के लिए वहां पे बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि यूएन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आप अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फ्री ट्रेड के हवाले से। आईआर के अंदर फ्री ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे आईपीईज जो हैं, ठीक है जी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ये मानते हैं कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है फ्री ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अब फ्री ट्रेड के ऊपर क्यों फोकस है कि ये कहते हैं कि भाई देखो ये जो आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है ममालिक की, और इनको अगर आपने बाउंड किया हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं। आप क्या करो, आप लिबर्टी दो, आज़ादी दो, और बात करो इकोनॉमी की। आज माशी तौर पे जो है वो आप अपने आप को स्ट्रांग करो, आप बॉर्डर्स खोलो, ओपन जो है वो एक ओपन बॉर्डर हो, फ्री ट्रेड हो, और फ्री ट्रेड के थ्रू आपको भी फायदा हो, आपकी आवाम को भी फायदा हो, जॉब्स क्रिएट हो वहाँ पे। ठीक है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो, और एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ट्रीटीज साइन करते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो अलाइंसेस बनाते हैं। तो फ्री ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस टाइम पे आप देखें तो आज के इस टाइम पे शायद इकोनॉमी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि पहले अगर बात करते थे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि सिक्योरिटी के टाइम पे हमने देखा कि यूएसए दुनिया को लीड करता रहा, आज इकोनॉमी के टाइम पे आप देख लें कि चाइना जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम पे, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से यूएस के हाथ से जो है वो एक लूज होती जा रही है इंटरनेशनल, ये जो उसकी पावर थी वो किस तरह से चाइना के पास शिफ्ट हो रही है, सिर्फ इकोनॉमी की वजह से, कि अब दुनिया जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो उसमें देखिए आप फ्री ट्रेड में क्या हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो आपस में एक तो अपने बॉर्डर्स खोले, दूसरे ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स करता है। ठीक है, एग्रीमेंट्स करता है कि भाई अब एग्रीमेंट क्या होगा कि वहां पे एग्रीमेंट ये होगा फ्री ट्रेड के अंदर कि वो टैरिफ को जो है या टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। लेट्स सपोज आप देखिए इसकी एग्जांपल आप यूं लीजिए कि दो मुल्क हैं। ठीक है, एक मुल्क है ए और एक मुल्क है बी। अब एक मुल्क के अंदर जो है यहाँ पे, अब जैसे आजकल तो मल्टीनेशनल्स का ज़माना है, तो मल्टीनेशनल्स जो है पूरी दुनिया के अंदर ही फैली हुई हैं, और भी अगर हम यहाँ पे कंट्रीज ड्रॉ करें तो हर जगह ये आपको नज़र आएगा कि मल्टीनेशनल्स हैं, और वो मल्टीनेशनल्स वहाँ पे हैंडल कर रही हैं सारे के सारे ट्रेड को। तो देखिए एक मुल्क है ए और एक मुल्क है बी। अब ए के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक गाड़ी बनती है ए मुल्क के अंदर। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि यार ये गाड़ी जो है अब मेरे मुल्क में इसकी डिमांड पूरी हो गई, मुझे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, या ये जो मुल्क बी है, कंट्री बी, ये गरीब है, थोड़ा सा कम जो है वो डेवलप्ड है, तो इसको फ़ायदा पहुँचाया जाए और ये गाड़ी इसके मुल्क में भी भेजी जाए। लेकिन जब यहाँ पे लोकल जो गाड़ियाँ बन रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अब ये जो गाड़ी है इसकी प्राइस है लेट्स सपोज 2 लाख रुपए, यहाँ की जो लोकल गाड़ी है उसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ऑब्वियसली लोग किसको खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे लोकल गाड़ी को। और दूसरा ये जो इंटरनेशनल गाड़ी है जो जब यहाँ से आती है यहाँ पे, तो अब जब इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, टैरिफ चार्ज होगा, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे ये 2 लाख से 3 लाख की हो जाएगी, या इससे भी महंगी हो सकती है। तो उससे क्या होगा, उससे इस मुल्क को नुकसान होगा, या ये मुल्क यहाँ पे जब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकेंगी। ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं हाई हो सकेगा, ट्रेड में एक बैरियर होगा, क्योंकि फिर ये मुल्क जब यहाँ से कोई चीज़ अपने इस मुल्क में भेजेगा तो ये भी ऐसा ही करेगा। तो ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई देखिए हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को कम करते हैं, आप हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को कम करें। तो उससे क्या होगा, हमें जो है वो फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, हमें फायदा होगा कि हमारी प्रोडक्ट्स आपके कंट्री में जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे कंट्री में जाएंगी।
इसी में मोस्ट फेवरेट नेशन जो है FNF जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को मोस्ट फेवरेट नेशन जो है उसका दर्जा देते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू फिर जो आपके ट्रेड के बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, आपकी टैक्सेशन खत्म हो जाती है और आप उसको और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसी तरह से नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, अब ये जैसे मैंने आपको समझाया, तो नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि भाई आप जो एक प्रोडक्ट बाहर से आ रही है, ठीक है, जो एक प्रोडक्ट फॉरेन से आ रही है और जो आपके मुल्क के अंदर की प्रोडक्ट है, आप दोनों की एक ही प्राइसिंग रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बाहर से आएगी आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि बाहर की प्रोडक्ट तो कोई लेगा नहीं, तो जो मुल्क के अंदर की प्रोडक्ट है उसको फायदा होगा। तो आप ऐसा करें कि जो प्रोडक्ट जो हम जो दे रहे हैं आपको, आप उसी प्राइस के ऊपर बेचें जो आप अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उसको यानी कि नेशनल ट्रीटमेंट दें, ठीक है, वैसे ही जैसे कि आपके अपने मुल्क की प्रोडक्ट है, तो उससे आपको भी फायदा होगा, हमें फायदा होगा। अब जहां पे इसका फ्री ट्रेड का फायदा है वहां पे प्रॉब्लम्स भी हैं। यहां पे आप देखिए, ये जो एक पिक्चर है इसके अंदर क्या बता रहे हैं जी कि जैसे बहुत से मुल्क जो है वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस फ्री ट्रेड को थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि फ्री ट्रेड कहीं ना कहीं पे नुकसान है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ट्रम्प जो है वो एक बिल्ड कर रहे हैं एक दीवार, ताकि जो फ्री ट्रेड है, जो बाहर की ट्रेड है, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो टैक्सेशन बढ़ाई जा सके, टैरिफ बढ़ाया जा सके, ताकि जो मुल्क की अंदर की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो मुल्क के अंदर तैयार हो रही हैं उनको एटलीस्ट नुकसान ना हो। ये एक हकीकत भी है। अब देखिए चाइना और यूएस की अगर बात करें तो चाइना और यूएस का प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस अलाउ करता है चाइना की प्रोडक्ट्स को अपने मुल्क के अंदर फ्री ट्रेड के थ्रू, नतीजा क्या होगा। अब चाइना बनाता है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं टी शर्ट की, ठीक है, एक टी शर्ट जो है चाइना बना रहा है 100 रुपए की। अब जब वो यूएसए पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 में पहुंच जाएगी। अब वही प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है यूएसए, और यूएसए कितने की बना रहा है वो प्रोडक्ट, वो बना रहा है 400 रुपए की। अब मुझे बताएं कि जब एक शर्ट 100 रुपए की जो है, या $100 की बात कर लें, $100 की एक शख्स को मिलेगी यूएसए के अंदर, तो वो $400 की क्यों लेगा। उसके नतीजे के तौर पे चाइना को तो फायदा होगा, लेकिन जो यूएस की अपनी इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा। अब क्योंकि यूएस में लेबर है महंगा और यहां पे चाइना के अंदर है लेबर सस्ता, क्योंकि यहां सोशलिज्म है, वहां कैपिटलिज्म है, वहां पे घंटे के आर से आर्ली आप पे करते हैं लेबर को, लेकिन यहां पे तो वो निजाम है नहीं। यहां पे तो चाइनीज तो जो है वो डंडे के जोर पे काम करवाते हैं, ठीक है, तो यहां पे लेबर सस्ता है, तो इसके नतीजे के तौर पे प्रोडक्ट भी सस्ती तैयार होके जा रही है, रॉ मटेरियल भी यहां से मिल रहा है। तो ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से फिर प्रोडक्ट करना पड़ता है। अब यूएसए को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए चाइना के ऊपर जो है वो फिर इतना टैरिफ लगाना है कि उसकी प्रोडक्ट जो बाहर से आए और जो यूएसए की अपनी प्रोडक्ट हो वो बराबर हो जाए। ये हर मुल्क के लिए होता है। अब जब बराबर होगा तो फिर अब शहरियों की ये चॉइस है कि वो अपने मुल्क की खरीदते हैं या बाहर की खरीदते हैं, ठीक है। उससे फिर अब जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप देखिए पिछले 1 साल में पाकिस्तान में क्या हुआ कि जो बाहर से चीजें आती थी वो बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई। क्यों महंगी की गई कि जहां पे जो अपनी इकोनॉमी है उसको जो है प्रमोट किया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, अपनी इकोनॉमी को नुकसान होगा और सारे का सारा जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। वो बाहर जाएगा तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे खाली होंगे, हमें नुकसान होगा। इसीलिए पाकिस्तान का जो लास्ट बजट आया उसमें उन्होंने कोशिश की कि जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको इतना ज्यादा महंगा कर दिया जाए कि यहाँ के लोकल लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे। तो उससे एक तो पैसा मुल्क के अंदर रहेगा, ठीक है, और ये बहुत से ममालिक में ये स्कीम होती है। इवन ये इंडिया के अंदर ये स्कीम है, पाकिस्तान के अंदर ये स्कीम है कि भाई अपनी बनाओ, अपनी को इस्तेमाल करो, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट है, मेड बाय पाकिस्तान है। अब ऐसा नहीं कि बाहर से आए तो सारा पैसा बाहर चला जाए। अब ये भी फ्री ट्रेड के अंदर ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को भी आईआर देखता है, ठीक है, कि कहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि जब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं, फ्री ट्रेड के थ्रू जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस क्रिएट होते हैं, तो फायदा भी है लेकिन वहां पे नुकसान भी है। तो इसलिए इन चीजों को डील किया जाता है यार के अंदर। फिर इसी तरह से क्या होता है जी, बहुत से एग्रीमेंट्स की जाते हैं, ट्रीटीज की जाती हैं। यहां पे देखिए ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्री ट्रेड के हवाले से हैं, ठीक है, और ये इसलिए बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशंस कि ये मुल्क आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, या आपस की जो ट्रेड है, आपस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये स्पेशल प्रोटोकॉल देंगे ताकि अब इस मुल्क की यहां पे आ रही है तो इसकी यहां पे भी जाए, इसको फायदा हो। अब जैसे हम बात करते हैं ईसीओ की, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की, तो उन्होंने स्पेशल एग्रीमेंट किया हुआ है। इसी तरह से सार्क की बात करें तो यहाँ पे एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं फ्री ट्रेड के ऊपर, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट भी हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा, एग्जाम्पशंस देते हैं बहुत सी प्रोडक्ट्स को। इसी तरह से ट्रेड अलाइंसेस बनते हैं और यूएन ट्रेड कंट्रोल, यूएन जो है वो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इस ट्रेड को या फ्री ट्रेड को जो है वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस करने में या पूरे का पूरा एक एग्रीमेंट्स बनाने में, या क्योंकि जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर ये यूएन के पास जाकर रजिस्टर्ड होती हैं, ताकि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बातें हैं वो बातें ही रहे बल्कि उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्री ट्रेड जो है ये भी आईआर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस की, यानी कि बात करते हैं कीमियाई हथियारों के ज़रिए रोकथाम की। ठीक है जी, ये जंगों की रोकथाम की, कि जंगों को जो है वो कैसे रोका जा सकता है जी, न्यूक्लियर डिटरेंस के थ्रू। अब न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी है, ये एक रियलिस्ट थ्योरी है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा रियलिस्ट के नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिक्योरिटी ही है और पावर ही है। वो मानते हैं कि आज वही मुल्क सर्वाइव करेगा जो कि पावरफुल होगा, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कि हमने देखा एवोल्यूशन में बताते हैं कि भाई आज इंसान अगर यहाँ पे पहुंचा तो वो क्यों पहुंचा, इसीलिए पहुंचा क्योंकि वो पावरफुल था। अगर वो पावरफुल ना होता तो नतीजे के तौर पे क्या होता कि आज इंसान यहां ना पहुंच पाता, क्योंकि जो पावरफुल नहीं थे, जिनके पास दिमाग नहीं था, वो चीजें खत्म हो चुकी। लेकिन इंसान पावरफुल था, इसलिए उसने सर्वाइव किया, जंगलों के जमाने से आज इतना ज्यादा मॉडर्न हो गया। तो इसलिए अब ये उसी के ऊपर बेस करता है न्यूक्लियर डिटरेंस भी, कि देखिए अब इसको यूं समझिए न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है, कि अगर ये दुनिया है और यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये कंट्री ए है और यहाँ पे ये कंट्री बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखिए इसकी एग्जांपल यूँ है कि एक मुल्क जो है वो खुद को इसलिए पावरफुल करता है, इसलिए ताकि दूसरा मुल्क उसके ऊपर अटैक न कर सके। तो वो क्या करेगा, वो कीमियाई हथियार बनाएगा, अपने आप को मजीद मोहलिक बनाएगा ताकि ये सामने वाला मुल्क उसके ऊपर अटैक न कर सके। अब यहाँ पे दो तरह के थॉट्स आपको दिखाई देंगे। एक तो इसलिए इसने पावर बनाई क्योंकि दूसरा इसके ऊपर अटैक न कर सके, यानी ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एक सोच ये है जो यहाँ पे बी कंट्री सोचेगा कि यार इसने पावर इसलिए बनाई क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करना चाहता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बी कंट्री भी अपने आप को पावरफुल करेगा। ठीक है, अब जब इसके पास भी कीमियाई हथियार, इसके पास भी कीमियाई हथियार, अब ए कंट्री भी जो है वो अभी किसी सूरत भी कोशिश नहीं करेगा कि बी के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ए कंट्री को पता है अगर मैं मिसाइल के थ्रू अटैक करूंगा तो बी भी मिसाइल के थ्रू अटैक करेगा, मैं जो है एयरफोर्स को जो है उसके थ्रू अटैक करूंगा तो ये भी एयरफोर्स के थ्रू करेगा, यानी जो मेरे पास है वही इसके पास है। नतीजे के तौर पर क्या होगा, दोनों ही तबाह हो जाएंगे, इसलिए वो अटैक नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, तीसरा मुल्क भी अपने आप को पावरफुल करेगा, खुद को इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई कहीं मेरे ऊपर जो है वो अटैक ना हो जाए। अब नतीजे के तौर पे दुनिया एक तरह से क्या हो गई जी, एक तरह से न्यूक्लियर डिटरेंस के थ्रू दुनिया को बाउंड कर दिया गया, कैद कर दिया गया कि कोई दूसरा मुल्क दूसरे के ऊपर अटैक न करे, क्योंकि हर एक के पास कीमियाई हथियार हैं। तो वो क्या होगा, एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसके नतीजे के तौर पर आपको खुद भी नुकसान होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यूं लें, देखिए एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। अब इंडिया क्यों जो है वो बनाता है, इंडिया के पास एटम बम है। ठीक है, अब अगर इंडिया के पास एटम बम है तो पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इंडिया अटैक नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। इंडिया के पास अगर टैंक हैं तो पाकिस्तान के पास भी मॉडर्न टैंक्स हैं, इंडिया के पास मिसाइल हैं तो पाकिस्तान के पास भी मॉडर्न मिसाइल्स हैं। इसका मतलब अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है, जो बार बार एक बात कही जाती है कि अगर ये जंग हुई तो ये फिर जो है वो एटमी जंग बन जाएगी, ये फिर पूरी दुनिया को तबाह करेगी, अपनी लपेट में ले लेगी, तो इंडिया इसलिए अटैक नहीं करता कि पाकिस्तान के पास भी वो चीजें मौजूद हैं और पाकिस्तान भी अटैक करेगा। इसका मतलब पाकिस्तान के कीमियाई हथियारों ने इंडिया को रोका हुआ है और इंडिया के कीमियाई हथियारों ने पाकिस्तान को रोका हुआ है कि वो उसके ऊपर अटैक ना करे। इसका मतलब ये जो कीमियाई हथियार हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, रियलिस्ट के नजदीक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया को आपस में लड़ने से बचाने के लिए। एक ये थॉट है। दूसरा ये थॉट है कि यार ये तो जो है ना बड़ा जुल्म है और ये अगर बनाए गए हैं तो कभी ना कभी इस्तेमाल तो होंगे। और जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमने देखा कि जैसे जो है वो अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए जापान के ऊपर, एक तो उसने चलो प्रोटेक्ट तो जरूर किया लेकिन इंसानियत की तबाही हुई। तो एक तरह से ये सिक्योरिटी का काम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये थ्रेट भी है। ठीक है, थ्रेट क्या है, वर्ल्ड पीस जो है, दुनिया का जो अमन है उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि कभी भी जो जंग स्टार्ट होगी किसी एक मुल्क के साथ या दूसरे मुल्क के साथ, तो हर एक के पास कीमियाई हथियार हैं, तो क्या होगा, वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की जंग बन जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप यूं लें, ठीक है, जैसे 2 आदमी हैं, एक शख्स है उसके पास एक गन है और दूसरा शख्स है उसके पास गन नहीं। ठीक है, और वो जो है वो फ्री घूम रहा है। लेकिन अब एक शख्स ये सोचता है, अब जैसे ये जो शख्स है ये सोचता है कि अब मेरे पास गन है इसलिए क्योंकि दूसरा मुझ पे अटैक ना करे, तो अब ये अपनी गन से दिखाता है और कहता है देखो मेरे पास गन है, अगर तुमने मेरे साथ जो है ना कोई भी बदमाशी करने की कोशिश की तो मैं तुम पे हमला कर दूंगा। तो ये शख्स क्या करता है, डर के मारे इसके ऊपर अटैक नहीं करता कि यार कहीं हमला ना कर दे। लेकिन फिर ये शख्स भी सोचेगा कि अगर मेरे पास भी गन होती तो आज ये हम बराबरी में होते। क्यों?
क्योंकि इसलिए कि अगर ये मुझ पे अटैक करेगा तो मैं भी इस पे अटैक कर सकूं, क्या पता ये मुझ पे अटैक करने के लिए ही सोच रहा हो, तो ये भी फिर क्या करेगा, गन लेके आएगा। अब दोनों बराबर, अब ये इसको गन दिखाएगा, ये इसको दिखाएगा, तो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने से बाज रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से डरे रहेंगे। तो ये जो डर है ये क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच में पीस का काम कर रहा है। तो यही न्यूक्लियर डिटरेंस है कि आप जो कीमियाई हथियार बना रहे हैं, जो आपकी आर्म रेस है, दुनिया का हर मुल्क अपने आप को पावरफुल किए हुए है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल दी, तो उसमें क्या है कि ये एक तरह से पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इसलिए अटैक नहीं कर रहा कि वो डरता है कि उसके पास भी वो चीजें मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा थ्रेट भी है और इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि आपको भाई अब जो है वो कीमियाई हथियार नहीं बनाने चाहिए। IAEA ये पूरा इदारा है कि भाई किस तरह से हम जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, जो एटॉमिक पावर है, इसको हम किस तरह से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये कीमियाई हथियार बनाए जाएं और बनाए जाएं और बनाए जाएं और दुनिया का पीस जो है उसको तबाह किए रखें। अब देखिए कोल्ड वॉर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है न्यूक्लियर डिटरेंस की, कि अगर कोल्ड वॉर में इस टाइम पे यानी 1950 से लेके 1980 तक या 1970 तक जो है, ठीक है, अब अगर यहां पे इस दौरान इन 30 सालों के दौरान यहां पे न्यूक्लियर डिटरेंस ना होती तो शायद दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई होती और दुनिया का आज मैप कुछ और होता। क्यों? कि देखिए यहां पे अमेरिका है और यहां पे रशिया है। अब जो चीजें अमेरिका के पास मौजूद हैं वही चीजें रशिया के पास भी मौजूद हैं। तो यहां कोल्ड वॉर हुई इसीलिए कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में प्रॉक्सी वॉर के थ्रू एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अलायंसेस बना के अपने आप को पावरफुल किया और एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचाया, ना कि डायरेक्ट वॉर के थ्रू। क्योंकि अगर अमेरिका सिर्फ जो है वो पावरफुल होता तो अमेरिका ने क्या करना था, रशिया के ऊपर अटैक कर देना था, ठीक है। अब रशिया के ऊपर अटैक करता तो ऑब्वियसली नुकसान होता, उसका रशिया को नुकसान होता। अब रशिया के पास भी वही चीजें मौजूद थी। अब अमेरिका को पता था कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो रशिया भी ऑब्वियसली आगे से अटैक करेगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये अटैक करेगा वैसे वैसे वो अटैक करेगा। इसका मतलब ये है कि सलामती इसी में है कि आप एक इनडायरेक्ट वे में वॉर करो, ना कि एक डायरेक्ट वे में वॉर करो, वो वॉर जो कि दोनों को ही तबाह कर दे। इसलिए ये न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी कोल्ड वॉर में बहुत ज्यादा कामयाब रही और दुनिया को रोके रखा। और आज भी ये माना जाता है खास करके इंडिया और पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट के अंदर कि भाई इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ इसीलिए जंग नहीं कर रहे क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IR के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। जैसे पीछे बात कर चुका हूं कि फ्री ट्रेड में जो बात की थी कि फ्री ट्रेड जो है वो बेस करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर ही, तो इसका बहुत बड़ा लिंक है पॉलिटिकल इकोनॉमी से। पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप देखिए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि सियासी माशियात, ठीक है, सियासी माशियात जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है दुनिया के अंदर। जैसे मैंने उसमें डिटेल से बात की कि एक टाइम पे USA जो है वो दुनिया को हेड कर रहा था अपनी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो इकोनॉमी थी USA की वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो दुनिया का हर मुल्क उसके साथ ताल्लुक रखना चाहता था, उसके साथ अलायंस चाहता था और USA भी अपनी हर सही और गलत बात मनवाता था अपनी इकोनॉमिक पावर के ऊपर कि भाई उसने अगर जैसे पाकिस्तान से कोई बात मनवानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान को किसी एग्रीमेंट में ले लेगा, कोई उसको फ़ायदा दे देगा, कोई उसको इमदाद दे देगा, ठीक है। तो जैसे F-17 पाकिस्तान को, F-16 पाकिस्तान को दिए। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लालच थी और उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने USA के लिए काम किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंस था। अब इसी तरह से बात करते हैं चाइना की। अब जैसे चाइना इकोनॉमी में इस टाइम पे टॉप पे जा रहा है और चाइना और USA की अब इसमें जंग लगी हुई है, जैसे मैं पीछे डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब इकोनॉमी में IR के अंदर जो देखें, अब सारे का सारा जो दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो दो हिस्सों के अंदर आपको तकसीम दिखाई देंगे फिर से दोबारा से, कि एक साइड पे वो मुल्क हैं जो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे वो मुल्क हैं जो US को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान पहले USA के साथ था, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी थी, ठीक है। अब पाकिस्तान चाइना के साथ है क्योंकि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया अमेरिका से चाइना की तरफ, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना की तरफ शिफ्ट कर लिया। इसी तरह से ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं कि भाई आज इंटरनेशनल ज़माना है और हर जगह पे जो है वो फ्री ट्रेड होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे सामने आप वर्ल्ड मैप, तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, मल्टी नेशनल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मोर देन 85,000 मल्टी नेशनल्स आज दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। तो मल्टी नेशनल्स का जमाना है। आज जो है वो दुनिया ओपन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का, फ्री ट्रेड करने का, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का पूरे हक होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके थ्रू आपको भी फायदा होगा, दूसरे को भी फायदा होगा। इसलिए ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इनका सारे का सारा फोकस इकोनॉमी के ऊपर है कि भाई लड़ाई झगड़ों को छोड़ो, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। जैसे अब देखिए पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से जैसे कहता आया है कि भाई देखिए अगर हम जंग ना करें तो ये जो पैसा हम अपनी आर्मी को देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान या इंडिया, तो वो पैसा हम लोगों के ऊपर लगाएं, यहाँ पे गुर्बत जो है वो ख़त्म करें, यहाँ पे सेहत के ऊपर काम करें, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करें। लेकिन अब इन पे काम करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा जब चाहिए तो वो पैसा जो हम IMF से या किसी और से ले रहे हैं या जो हम टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा बहुत बड़ा जो है हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स के अंदर चला जाता है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स के अंदर जाता है। तो वो पैसा इन लोगों के इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के थ्रू क्या होगा कि जब यहां पे इश्यूज खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान के और इंडिया के, ठीक है, इस टाइम पे लगभग पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ पहले जो कश्मीर के हालात से पहले थी वो तकरीबन 2.5 बिलियन के करीब थी, ठीक है, डॉलर्स के। तो अगर ये अपने बैरियर्स को खत्म कर देते हैं तो ये तकरीबन कोई 40 बिलियन डॉलर्स के करीब जा सकती है। अब आप अंदाजा करें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के थ्रू, यानी कि हम जब अपने सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो हम 40 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो आप बताएं उसके थ्रू कितना फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, कितना फायदा हो सकता है इंडिया को, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके ऊपर बेस कर रही है? इसी के ऊपर बेस कर रही है कि भाई दुनिया आज जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होनी चाहिए और दुनिया में जो है इकोनॉमी को प्रेफर करो, ये जंगें हैं उसको छोड़ो। गो कि एक अलग बात है कि चाइना और जो इंडिया है वहाँ पे उनकी आपस में चाइना और अमेरिका जो हैं उनके पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर इस टाइम पे आप देखें कि हालात कैसे बने हुए हैं और कितने झगड़े हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अब नई जो है वो एक टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। नई टर्म इसलिए है कि अब जो नेक्स्ट फ्यूचर के जो डिसीजंस होंगे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर होंगे। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को शिफ्ट किया है, बहुत से ममालिक अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका से चाइना की तरफ, तो इसका मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और चाइना क्योंकि इकोनॉमिक पावर है इसी वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है। तो इसमें अब देखिए पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सोसाइटी की डेवलपमेंट है कि अब पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स इकोनॉमी के हवाले से। अब इकोनॉमी सोसाइटी के लिए होती है, तो इसका मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया जब एक इकोनॉमी के तहत काम करेगी, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी ही होगी जिसमें जो है वो मुल्क एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ काम कर सकेगा फ्रीली। तो उससे जो है वो मुल्क को या दुनिया को फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इंटरडिपेंडेंस की, कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्या चीज़ है। अब देखिए इंटरडिपेंडेंस क्या है? कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ जुड़े होना, ठीक है। हर चीज़ कायनात के अंदर या इस दुनिया के अंदर दूसरे से जुड़ी हुई है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ आज के इस IR के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में जो है वो उसके लिंक बने हुए हैं, एक मुल्क के दूसरे के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस। लेकिन यूनिवर्स के अंदर भी हर चीज़ इंटरडिपेंडेंस ही है कि हर चीज़ किसी ना किसी जगह पे दूसरी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि एक साइकिल है, एक ह्यूमन साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी तरह से पूरी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है और वो जो यूनिवर्स आपस में जुड़ी हुई है वो भी इसी वजह से जुड़ी हुई है कि कनेक्टिविटी है। कोई चीज इंडिपेंडेंट नहीं, यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज इस कायनात के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, आज़ाद नहीं, खुद मुख्तार नहीं, वो किसी ना किसी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही है। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है कि ये इंटरडिपेंडेंट है। अब ये जो स्टोन है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टोन, अब ये कहे कि मेरा इस स्टोन के साथ कोई लिंक नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इस स्टोन को यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गिरेगा। जब पूरा स्ट्रक्चर गिरेगा तो उससे इसको भी जो है वो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से इसको निकाल दिया जाए तो इसको भी फर्क पड़ेगा। तो हर एक का दूसरे के साथ ये जो मिले होना है, ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये उसकी एक तो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है और दूसरा किसी ना किसी तरह उसके लिए एक थ्रेट भी है, प्रॉब्लम भी है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है दूसरे के साथ, कोई भी इंडिपेंडेंटली आज़ादी के साथ जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी बिल्कुल वैसे ही है कि भाई इंसान जो है वो आज़ाद है, तो क्वेश्चन ये है कि इंसान आज़ाद है, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा था कि वो फिर भी जो है वो सोशल एनिमल है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक हैवान है, ठीक है जी, मुआशी हैवान है, माशरती।
तो आज अगर एक इंसान सोचे कि वो दूसरे के साथ जो है वो नहीं जुड़ा हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि वो उसकी सेहत का क्या होगा, उसकी तालीम का क्या होगा, उसकी फूड का क्या होगा, उसकी लिविंग का क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो तभी हासिल कर सकता है जब वो दूसरों के साथ कनेक्ट होगा, उसकी कनेक्टिविटी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान कनेक्ट है, वैसे ही ममालिक भी जो हैं, कंट्रीज भी जो हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं कि ये मुल्क इसके साथ एग्रीमेंट, इस मुल्क का इसके साथ, इस मुल्क का इसके साथ, इस मुल्क का इसके साथ। यहाँ पे कंपनी अगर खुली भी है, मल्टी नेशनल है, ठीक है, खास करके मल्टी नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। तो इसी मल्टी नेशनल ने यहाँ पे भी अपना ऑफिस खोला हुआ है, यहाँ पे मल्टी नेशनल जो है इसने ऑफिस खोला हुआ है, यहाँ पे कंपनी है उसको परचेज किया हुआ इस मल्टी नेशनल ने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट जा रही है मल्टी नेशनल की, यहाँ प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है इसने। तो ये पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है इन मल्टी नेशनल्स का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस का, जो सबसे मेन रोल प्ले कर रही हैं। मल्टी नेशनल्स हो गई, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, ममालिक आपस में कनेक्ट हैं, और यही इंटरडिपेंडेंसी है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां से मल्टी नेशनल को अगर आप क्लोज करते हैं इस मुल्क से, लेट सपोज, तो क्या होगा, नुकसान होगा, इसका स्ट्रक्चर भी खराब होगा, इस मुल्क का भी नुकसान होगा, यहाँ पे जो है वो जॉब्स खत्म होंगी, ठीक है, इस मुल्क की इकॉनमी में जो रेवेन्यू आ रहा था वो उसका नुकसान होगा। इसी तरह से आप अगर देखिए इंस्टीट्यूशंस जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाए तो उसका कितना प्रॉब्लम होगा। तो हर चीज आज इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो दूसरे से जुड़ी हुई है, और यही जो जुड़े होना है, यही इंटरनेशनल रिलेशंस की जान है, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस का फोकस है सबसे बड़ा। कि देखिए एक टाइम था जैसे 1970s के बाद चाइना ने क्या किया, अपनी ओपन बॉर्डर पॉलिसी एक स्टार्ट की, कि इससे पहले चाइना एक रिजर्व कंट्री था, वो उस अपने मुल्क के अंदर जो पैदा करता उसी को यूज करता है, उसी तरह से चलता। लेकिन उसके बाद चाइना ने इस बात को महसूस किया कि यार जब तक मैं दूसरों के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा तब तक हालात ठीक नहीं होंगे, इसलिए उसको दूसरों के साथ रिलेशन बनाने पड़े, वहां पे मल्टीनेशनल्स को अलाउ करना पड़ा, वहां पे कंपनीज आई। अब देखिए अब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक कंपनी है वो है जापान के अंदर, ठीक है। अब अगर वो जापान के अंदर है लेकिन उसका प्रोडक्शन हाउस चाइना के अंदर है, क्योंकि लेबर सस्ता है, और यहाँ पे जो इसकी सप्लाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ से सप्लाई हो रही है यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, और हर मुल्क के अंदर जो है वो सप्लाई हो रही है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अब किस तरह से दुनिया जुड़ी हुई है, कि जापान किस तरह से चाइना के साथ अपनी कंपनी के थ्रू जुड़ा हुआ है, और चाइना किस तरह से यूएस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से यूएस या अमेरिका की जो कंपनीज हैं या यूके की जो कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस के लिए चाइना को यूज कर रही हैं, या जो ये कंट्रीज हैं ईस्टर्न कंट्रीज इनको यूज कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है लेबर, नतीजे के तौर पे ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के साथ जुड़े होना, एक दूसरे के मोहताज होना, एक्चुअली में यही इसका कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि ये अगर निकाल दिया जाए इंटरडिपेंडेंसी, तो मुझे कोई जरूरत नहीं, या पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं कि अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात रख सके। इसका मतलब अगर मुझे जरूरत है तब ही, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की, कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंट होना, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। अब देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, कि अब दुनिया में मुख्तलिफ तरह के ममालिक होते हैं, ठीक है। अब दुनिया मुख्तलिफ तरह के ममालिक, अगर यहाँ वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखिए तो कुछ मुल्क हैं जो पावरफुल हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। कुछ हैं जो इनसे लेस पावरफुल हैं लेकिन लेस, अब जैसे यूके है, फ्रांस है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर खास करके, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, जो इंतहाई गरीब हैं, और कुछ इनके बीच के ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, ठीक है। उनकी अपनी क्वालिटीज़, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ जो हैं, या यूरोप के अंदर जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये कौन से कंट्रीज़ हैं, ये वो हैं जो ना बहुत ऊपर हैं ना बहुत नीचे हैं। तो इसका मतलब हमें एक साइड पे एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि अमीर ममालिक का है, दूसरी साइड पे हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है बी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गरीब ममालिक का है, तीसरा वो ग्रुप है जो कि इनके बीच में कहीं पे सी ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, किसी न किसी तरह से वो एक दूसरे के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। अब पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मफादात के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए किसी न किसी तरह सर्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज कैसे, कि अगर ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं, ये पावरफुल कंट्रीज क्यों किसके लिए काम कर रहे हैं जी, अब ये कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पावरफुल कंट्रीज के अंदर, अगर मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं और यहाँ पे अफ्रीका के अंदर बेच रही हैं।
अब इसी तरह से ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं इनके यहाँ लेबर, जैसे मैंने पीछे बात की, महंगा है, तो ये क्या करेंगे, ईस्टर्न कंट्रीज का रुख करेंगे और यहाँ पे आके अपने प्रोडक्शन हाउसेज बनाएंगे और यहाँ पे इनको लेबर क्या मिलेगा, चीप मिलेगा। इसका मतलब ये जो बी कंट्रीज हैं या सी कंट्रीज हैं वो सर्व कर रहे हैं ए कंट्रीज के लिए किसी ना किसी तरह। तो ए कंट्रीज यानी पावरफुल कंट्रीज डिपेंडेंट है बी और सी के ऊपर, एक तो इस तरह, दूसरा इसलिए कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक्चुअली में, ये जो पावरफुल कंट्रीज जो असला बना रहे हैं, जो चीज भी बना रहे हैं, अब वो खरीदेगा कौन, क्वेश्चन तो ये है, क्या ये अपने लिए बना रहे हैं, नहीं, दूसरों को बेचेंगे, फायदा होगा ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब ये जो मिडिल क्लास क्रिएट कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक के अंदर, सी कैटेगरीज के लोगों के अंदर, तो यहां पे इन ममालिक को ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं वो चीजें। जैसे अमेरिका असला अगर सेल करता है पाकिस्तान को, पिछले 70 सालों से वो सेल कर रहा है, तो क्या वो हमें फ्री में सेल कर रहा है, हमसे तो पैसे ले रहा है। अगर रशिया जो है वो इंडिया को सेल कर रहा है, तो क्या वो फ्री में सेल कर रहा है, हरगिज नहीं। इसका मतलब ये पावरफुल कंट्रीज किसी तरह से सी कंट्रीज जो हैं या जो लेस पावरफुल हैं उनके लिए सर्व कर रहे हैं किसी ना किसी से, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी इकोनॉमी उनके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यही डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि भाई यहां पे कोई भी जो है, कोई भी मुल्क जो है वो आपस में फ्री नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उसको जो अमीर मुल्क हैं, ठीक है, जो रिच कंट्रीज हैं, उनको गरीब ममालिक के साथ जो है वो मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उन्हीं के लिए हैं। इसी तरह से जो गरीब मुल्क हैं उनको अमीरों के साथ मिलकर चलना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अमीर उन्हें फायदा देते हैं, उन्हें इमदाद देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह जो मिडिल कंट्रीज हैं वो दोनों के मफादात के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर मुल्क दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है, हर ग्रुप जो है वो दूसरा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मल्टीनेशनल्स और इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी है कि हर कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हर मुल्क दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है अपने फायदे के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही सिंपल, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्की मफाद है वो है, ठीक है जी। किसी भी मुल्क का जो मफाद है वो क्या है जी, वो नेशनल इंटरेस्ट है। हर मुल्क जो भी रिलेशन रखता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है उसका नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफाद। वो कौमी मफाद को लेके ही पॉलिसी बनाएगा और कौमी मफाद ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कौमी मफाद के लिए ही तो वो काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अब नेशनल इंटरेस्ट कैसे काम करते हैं, देखिए इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ इकसाम है नेशनल इंटरेस्ट की, कि नेशनल इंटरेस्ट जो है कितनी तरह का हो सकता है। सबसे पहले है प्राइमरी इंटरेस्ट, कि सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, किसी भी मुल्क का अपना डिफेंस है, ठीक है, कि हर मुल्क जो पॉलिसी बनाएगा, जो उसके रिलेशंस होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका जो डिफेंस है, जो उसकी सोवरेनिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी जो हाकमियत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये प्राइमरी इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ उसके लिए प्राइमरी इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, प्राइमरी इंटरेस्ट है, जो किसी भी सूरत में जो है वो दाव पे नहीं लगाए जा सकते किसी भी चीज के अगेंस्ट में। ये क्या है, नेशनल इंटरेस्ट पहला। दूसरा है सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। अब सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, जैसे हम इकोनॉमी में किसी से फायदा ले रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो हम अलायंस बना रहे हैं इसलिए ताकि हमें फायदा हो सके, ठीक है। तो बहुत से जो सेकेंडरी इंटरेस्ट हैं उसको हम इस तरह से हासिल। अब वो चीज़ें या वो प्रॉब्लम्स जो कि प्राइमरी से हट के हैं, कि जैसे हमने कहा कि भाई अब डिफेंस या सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डिफेंस है, अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो हमारी डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारे मुल्क के और मामलात हैं वो क्या है, वो सेकेंडरी हैं। इसी तरह से फिर कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो कि बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब वक्त के साथ साथ कैसे बदलते हैं, देखिए इसकी एग्जांपल आप यूं लें कि जैसे लेट्स सपोज हमें अगर किसी टाइम पे फायदा होता था यूएसए से, तो आज हम शिफ्ट करके चले गए चाइना की तरफ। इसका मतलब ये वेरिएबल थे कि हमने चेंज कर दिए। इसी तरह से हमें बहुत से ऐसे ममालिक जिनसे पहले फायदा था अब नहीं है, अब हम उनसे दूर हो रहे हैं, तो हम ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका का इंटरेस्ट था हमारे रीजन के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर घुसा, अब वो अफगानिस्तान से वापस जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब अब उसके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं जो कि कुछ तकाजों के मुताबिक होते हैं वो बदलते रहते हैं।
इसी तरह से फिर है जी रिजर्व्ड इंटरेस्ट। अब रिजर्व्ड इंटरेस्ट क्या है कि जो कि फिक्स हैं, जिनको रखा हुआ है कि भाई ये इंटरेस्ट जो है इनको हमने हर सूरत में प्रोटेक्ट करना है। अब ये प्राइमरी इंटरेस्ट से थोड़े से डिफरेंस है, ये आपने जरा समझना है। प्राइमरी वो है जो मुल्क की सतह पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिजर्व्ड है इनको हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक रोल प्ले करते रहें। अब जैसे अमेरिका है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा से, जैसे अब मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या कर रहा है इस टाइम पे, मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसका इस टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट है वो है रिजर्व्ड इंटरेस्ट, कि वहां पे ऑयल है, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको फायदा हो रहा है, वो ये चाह रहा है कि टेररिस्ट वहां ना आए, इसी तरह से वहां रशिया का इन्फ्लुएंस ना फैले, ठीक है, तो रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए वहां पे वो घुसा हुआ है, तो ये रिजर्व्ड इंटरेस्ट उसके हो सकते हैं। इसी तरह फिर स्पेशल इंटरेस्ट के कोई खास इंटरेस्ट किसी खास टॉपिक के टाइम पे, किसी खास डील के टाइम पे अगर होते हैं तो वो क्या है, वो उसके स्पेशल इंटरेस्ट होंगे, स्पेशली उनको वो डील करेगा वहां पे, या इकोनॉमी के लिहाज से हो या सिक्योरिटी के लिहाज से हो। इसी तरह से कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जो कि दोनों ममालिक के बीच में एक जैसे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो पाकिस्तान अगर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर तो चाइना के इंटरेस्ट भी हैं, चाइना का फायदा भी है। इसी तरह से चाइना की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर है, इसलिए क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है। जैसे हम सी पैक की बात करते हैं तो क्या सी पैक सिर्फ चाइना अपने फायदे के लिए बना रहा है? यह सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने फायदे के लिए बनवा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि चाइना इतना अच्छा तो है नहीं कि वो हमारे लिए सी पैक बना दे, और पाकिस्तान इतना अच्छा है नहीं कि उसको फायदा ना हो तो चाइना उससे कहे बना दो या उसके साथ लगा रहे। इसका मतलब ये सिमिलर इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के, इसलिए यहां पे दोनों की पॉलिसीज एक ही हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से खास करके बात की जाए अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान के ऊपर भी देखिए इनके नेशनल इंटरेस्ट सेम है, सिमिलर है। क्यों सेम है? क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी होगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी है, चाइना को भी है, इसलिए दोनों जो है यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का इंटरेस्ट सेम है यहां पे, इसलिए वो दोनों मिलकर यहां पे तालिबान के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हमें फायदा हो सके या इनको दोनों को फायदा हो सके। इसी तरह से अपोजिट इंटरेस्ट है। अब अपोजिट इंटरेस्ट खास करके बात करें रशिया की और अमेरिका की अपोजिट इंटरेस्ट की, जैसे कि शाम के अंदर जो है वो इनके अपोजिट इंटरेस्ट हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की और इंडिया की बात करें तो वहां पे इनके अपोजिट इंटरेस्ट हैं। अब कश्मीर को इंडिया अपने लिहाज से उसकी लॉबिंग करेगा, ठीक है, उसका उस इंटरेस्ट ये है कश्मीर उसके साथ हो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि कश्मीर उसके साथ हो, बिल्कुल मुखालिफ है एक दूसरे के, तो इनका इंटरेस्ट यहां पे होगा। तो ये कुछ जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी मफाद है, उनकी कुछ किस्में हैं कि किस तरह के कौमी मफाद हो सकते हैं एक कौम के लिए या एक स्टेट के लिए हो सकते हैं। अब सेक्रीफाइस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि बहुत दफ़ा जो है ये ऐसा होता है कि कौमी मफाद को आपको जो है वो नज़रअंदाज करना पड़ता है। अब ये इसकी एग्जांपल यूँ लें कि कौमी मफादात को आप तब जो है सेक्रीफाइस करेंगे जब आपको उसके अगेंस्ट में यानी थोड़ा फ़ायदा हो, दे के आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल अब देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए ड्रोन स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान के अंदर होते रहे, ठीक है, ड्रोन पाकिस्तान के अंदर हमले हुए तो पाकिस्तान को ये पता था कि यार ये जो टेररिज्म यहाँ पे हो रही है या अमेरिका जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, तो चलो हमें तालिबान से तो इतना फ़ायदा है नहीं अगर वो उन्हें मारता भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमें अमेरिका का साथ देने पे जो हमें फ़ायदा होगा वो बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो उस मामले पे जो है वॉर एंड टेरर पे पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसको फ़ायदा हुआ। अफगानिस्तान ने इंडिया को अपने घुसाया, इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए, बाकी मामलात के लिए कि यार चलो मुखालिफ ही सही, लेकिन ये है कि अभी हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि कभी कभी जब सेक्रीफाइस तब होते हैं जब थोड़ा फ़ायदा दे के ज़्यादा हासिल किया जाए। नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके लिए आर्म रेस जो है, अब आप देखें कि फौजी रेस जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए की जाती है, जंगें की जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए। पाकिस्तान ने, इंडिया ने जंगें की, 3 जंगें क्यों की? सिर्फ इसलिए कि अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग की, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर काम करती हैं। आप किसी मुल्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ख्याल करना है कि आपका मुल्क जो है उसके नेशनल इंटरेस्ट वहां पे दाव पे न लगें। जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके एनजीओज की पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि एनजीओज अपने मफादात यहां पे लड़ा रही हैं, तो वहां पे इसका मतलब हमारे मुल्क के जो मफादात हैं वो वहां पे उनको नुकसान हो रहा है, तो उसको ख्याल करना, लेके चलना। और प्रोटेक्शन जो है नेशनल इंटरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फंडामेंटल जो राइट है गवर्नमेंट का वो यही है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो है हम एंड करते हैं, और ये वो सारे के सारे बेसिक फैक्टर्स थे, बेसिस थी जो जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस बेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी, तो जिसको आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे आपको समझ आएगी।
तो यहाँ पे क्लोज करते हैं और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।